CH61 नकुल काफी चर्चे में है। सुबह का वक्त, देवभूमि यूनिवर्सिटी में सुबह की प्रैक्टिस के बाद नकुल और वारुष कॉलेज ग्राउंड से अपने घर के लिए वापस निकल गए थे और फिर 1-1.5 घंटे की नींद लेने के बाद वारुष उठकर कॉलेज के लिए रेडी होने लगा। थोड़ी देर में ही युगम भी वारुष के घर पर आ गया था। तभी वारुष ने युगम को अकेले देखकर उससे पूछा, अरे युगम, तू अकेले कैसे? नकुल कहाँ है? युगम ने वारुष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, वो नकुल ने कहा कि उसे कुछ काम आ गया है तो वो कॉलेज थोड़ा लेट आएगा, इसलिए मैं अकेला ही आ गया। वारुष ने हंसते हुए कहा, अब उसे कौन सा काम आ गया, वो भी सुबह सुबह। अब युगम ने भी मजाक करते हुए कहा, लगता है कल के द व्यू पॉइंट कैफे का खाना ठीक से पचा नहीं होगा, इसलिए लेट आएगा। इस बात पर अब दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर वारुष ने यामिनी को बाय कहा और फिर युगम के साथ कॉलेज के लिए निकल गया। रास्ते में युगम ने वारुष से पूछा, वैसे आज तो तू कॉलेज के लिए जल्दी रेडी हो गया था, क्या आज तुझे कोई सपना नहीं आया? बाइक चला रहे वारुष ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आया था यार। युगम ने चौंकते हुए फिर से पूछा, आया था? और फिर भी तू जल्दी रेडी हो गया? वारुष ने कहा, वो इसलिए क्योंकि आंख खुलने के बाद मैं सोया ही नहीं और फिर 5 बजे नकुल के साथ कॉलेज चला गया बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए। फिर थक हार के घर आया तो बहुत अच्छी नींद आई, बस फिर 1-1.5 घंटे की नींद के कर उठा गया कॉलेज के लिए। इस बात पर युगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब तुझे भी नकुल की तरह परमानेंट स्पोर्ट्स में पार्ट लेते रहना होगा ताकि प्रैक्टिस की वजह से तुझे थकान हो और फिर तुझे सपने न आए। अब बातों ही बातों में वारुष और युगम कॉलेज पहुंच गए थे और कॉलेज पहुंचकर वारुष अपनी बाइक पार्किंग में लगा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी और उस कार में से निधि और शिखा बाहर निकली। कार ने निकलकर निधि ने मुस्कुराते हुए और अपना एक हाथ हवा में हिलाते हुए वारुष और युगम को दूर से ही हाय कहा। वहीं शिखा ने वारुष के पास आकर उससे पूछा, क्या हुआ, आज तुम्हारे साथ तुम्हारा नमूना दोस्त नहीं आया क्या? वारुष और युगम समझ गए थे कि शिखा नकुल की बात कर रही है। युगम तो इस बात पर मुस्कुराने लगा और वारुष ने भी हंसकर छेड़ते हुए शिखा से कहा, क्यों, तुम हमारे नमूने दोस्त नकुल को मिस कर रही हो? ये सुनते ही शिखा ने चिढ़ते हुए कहा, ओ प्लीज वारुष, मैं क्यों मिस करूंगी उस बंदर को? तभी निधि ने सबकी बात को काटते हुए कहा, ओहो, अब क्लास के लिए चले, वैसे भी लेट हो रहा है। फिर सभी लेक्चर लेने के लिए अपनी क्लास में चले गए। क्लास में इस वक्त प्रोफेसर पेमिला लेक्चर ले रही थी और पढ़ाते हुए उनका ध्यान वारुष और युगम की तरफ था। वारुष और युगम भी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रोफेसर पेमिला बार बार उनकी तरफ क्यों देख रही थी। कि तभी प्रोफेसर पेमिला ने उनसे पूछा, ये तुम्हारा दोस्त आज क्यों नहीं आया? युगम अपनी तरफ से कुछ कहने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर पेमिला ने उसकी बात को काटते हुए फिर से कहा, तुम तीनों को मैंने वार्निंग दी थी ना, फिर भी नकुल आज एब्सेंट है। तभी वारुष ने कहा, वो प्रोफेसर नकुल आज किसी जरूरी काम की वजह से कॉलेज थोड़ा लेट आएगा। वारुष की बात पर प्रोफेसर पेमिला ने बस इतना कहा, ओके। जैसे ही वो कॉलेज आए उसे कहना कि मेरे कैबिन में आके मुझसे मिले। वारुष ने हामी भरते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वापस लेक्चर लेने लगा। तभी युगम ने धीरे से वारुष के कान में कहा, आज तो नकुल गया। लेक्चर के बाद युगम और वारुष कैंटीन की तरफ जाने लगे और उसी दौरान उन्हें रास्ते में कोच विशाल मिले। युगम और वारुष ने कोच विशाल को गुड मॉर्निंग कहा। फिर कोच विशाल ने अपनी कड़क आवाज में उनके गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर कोच विशाल में वारुष की तरफ देखते हुए कहा, वारुष, नकुल कहाँ है? वारुष ने कोच विशाल को भी बताया कि नकुल आज कॉलेज लेट आएगा। तभी कोच विशाल ने कहा, अच्छा, वो जब भी कॉलेज आए उसे जरा मेरे पास भेजना, मुझे उससे प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। आज सुबह की प्रैक्टिस में कोच विशाल नहीं आए थे और नकुल बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था, इस वजह से वो उससे मिलना चाहते थे। वारुष ने कोच विशाल की बात पर कहा, जी कोच सर, मैं उसे बता दूंगा। फिर कोच विशाल ने वारुष के कंधे पर थपथपाया और फिर वहां से चले गए। ये देखकर युगम ने वारुष से कहा, क्या बात है, आज तो हमारा नकुल काफी चर्चे में है। वारुष ने अपना फोन निकालते हुए और उसमें कुछ टाइप करते हुए कहा, हाँ, अभी तक नहीं आया ना वो, इसलिए सबको उसकी बहुत याद आ रही है। वारुष इस वक्त नकुल को मैसेज कर रहा था। उसने मैसेज पर लिखा था, कहाँ है, कितनी देर में आएगा। और मैसेज करने के बाद वारुष और युगम कैंटीन से कुछ हल्का फुल्का खाने का सामान लेकर अपने फेवरेट स्पॉट कॉलेज पार्क में आकर बैठ गए। तभी युगम ने कहा, तूने आंटी को द व्यू पॉइंट कैफे का खाना खिलाया? वारुष ने कोल्ड ड्रिंक बोतल को खोलकर उसका एक घूंट लेते हुए कहा, हाँ, मैंने मम्मी को कल की पूरी स्टोरी सुनाई थी और मम्मी को वहां का खाना बहुत टेस्टी लगा और सबसे ज्यादा तो डेजर्ट। युगम ने भी कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए कहा, मेरे भी मम्मी पापा को खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं खाना कैसे लेकर आया था, वरना बहुत डांट पड़ती। तभी वारुष और युगम का ध्यान कॉलेज की पार्किंग की तरफ गया, क्योंकि वह एक लंबी सी कार आकर रुकी थी। कार बहुत ही ज्यादा शाइन मार रही थी और तभी उस कार के पीछे का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही जो शख्स उस दरवाजे से निकला उसे देखकर वारुष और युगम हैरान रह गए। आखिर कौन था वो शख्स जो कार से निकला था? क्यों वारुष और युगम उस शख्स को देखकर हैरान रह गए? कोच विशाल और प्रोफेसर पेमिला को नकुल से क्या बात करनी थी? क्या कॉलेज में आज लेट आना नकुल को पड़ेगा भारी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर।
CH62 योग गुरु अनंत। सुबह का वक्त, तत्वा आयोगशाला में यामिनी अपने स्टूडेंट्स को योगा सिखा रही थी और फिर कुछ देर बाद पानी पीने के लिए वो दीवार के साइड में लगे टेबल से बोतल उठाते हुए पानी पीने लगी। तभी उनका ध्यान पीछे योगा कर रहे एक आदमी पर गया। यामिनी पानी पीते हुए ही उस आदमी को ध्यान से देखने लगी। फिर यामिनी पानी पीना छोड़कर योगा कर रहे उस आदमी के पास जाने लगी। वो आदमी भी अब यामिनी से अपनी नजरें चुराते हुए जल्दी जल्दी योगा करने लगा। तभी यामिनी ने उसके पास आकर कहा, तुम तो सुनहरी के हस्बैंड हो ना। यामिनी के सवाल पर सुनहरी का हस्बैंड यानी संजीव योगा करते हुए ही उन्हें देखने लग गया। तभी यामिनी ने फिर से कहा, तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारे मेरे पास योगा सीखने की वजह से इतनी बड़ी बात हो गई और तुम फिर भी मेरे पास योगा सीखने के लिए आ गए। संजीव अब योगा करते हुए रुक गया और फिर उसने अटकती हुई आवाज में कहा, हाँ तो मैंने योगा क्लासेस के लिए फीस भरी है, वो भी पूरे महीने की, तो अब पूरे महीने तो योगा ट्रेनिंग लूंगा ही ना। इस बात पर यामिनी सुनहरी के हस्बैंड यानी संजीव को कोई जवाब ना देकर सिर्फ उसे घूर रही थी और कुछ देर घूरने के बाद फिर वो वापस अपनी जगह पर योगा सिखाने के लिए चली गई। संजीव भी अब अपने थूक का घूंट लेते हुए वापस अपनी योगा प्रैक्टिस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ राजीव रावत के ऑफिस रूम में राजीव आज भी अपने ऑफिस रूम में बैठकर उन्हीं इंटरनेशनल योग गुरु जिनका नाम अनंत था उनके साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहे। तभी मीटिंग के दौरान राजीव ने मुस्कुराते हुए योग गुरु अनंत से कहा, आप जानते नहीं है योग गुरु अनंत के मैं कितना खुश हूँ, बस आप मुझे बता दीजिए कि हम मीटिंग के लिए किस दिन को फाइनल करें। तभी सामने से एक 60 साल के आदमी जिसकी सफेद मूंछ और दाढ़ी थी और बाल भी सफेद थे, उन्होंने कहा, वेरी वेल, क्यों ना हम नेक्स्ट वीक की मीटिंग फिक्स कर लें। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि योग गुरु अनंत थे। उनकी उम्र और राजीव के नौकर तुलसीदास जी की उम्र लगभग बराबर होगी, लेकिन फिर भी योग गुरु अनंत देखने में राजीव से उम्र में सिर्फ 4-5 साल ही बड़े लग रहे थे। और उनकी बोली भी अंग्रेजों के जैसी थी, वो हिंदी भी अंग्रेजी एक्सेंट में बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आधे से ज्यादा जिंदगी विदेश में ही रहकर बिताई थी। अब अगले हफ्ते की बात सुनकर राजीव सोच में पड़ गए थे, क्योंकि अगले हफ्ते ही उनकी छोटी बहन रेशमा और भांजी ऋषिकेश आ रहे थे, वो भी इतने सालों बाद। और राजीव उन दोनों से हर हाल में मिलना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि उनकी बहन रेशमा और उनकी भांजी ऋषिकेश आए, क्योंकि उनके बुलाने पर रेशमा कभी नहीं आई थी, लेकिन इतने सालों में इस बार वो अपनी बेटी की वजह से यहाँ आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ राजीव योग गुरु अनंत के साथ भी अपने मिलने की मीटिंग फिक्स करना चाहते थे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। क्योंकि योग गुरु अनंत कोई मामूली योग गुरु नहीं थे, वो देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी सबसे जाने माने योग गुरु थे। अपनी जवानी में राजीव का भी सपना था कि वो योग गुरु अनंत से योगा सीखें, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ऐसा हो ना सका। मगर राजीव अब अपने तत्वा आयोगशाला को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे, जिसके सीढ़ी योग गुरु अनंत हो सकते थे। अब राजीव इसी सोच में पड़ गए थे कि आखिर वो अब क्या करें, और राजीव को सोच में डूबा देखकर योग गुरु अनंत ने उनसे पूछा, राजीव आर यू विद मी। तभी होश में आते हुए राजीव ने उन्हें जवाब में कहा, यस योग गुरु अनंत, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। फिर योग गुरु अनंत ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कहा, तो क्या हम नेक्स्ट वीक की कोई डेट फाइनल करें। राजीव कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले ही उनके ऑफिस रूम का दरवाजा खोलकर यामिनी अंदर आ गई। यामिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी लैपटॉप के साइड से अपना हाथ दिखाते हुए राजीव ने उन्हें चुप रहने को कहा और इशारे से लैपटॉप की तरफ अपनी उंगली करते हुए इशारे से ही कहा कि वो एक मीटिंग में है। यामिनी ने भी धीरे से और इशारा करते हुए कहा कि वो बाद में आ जाएंगी, लेकिन राजीव ने उन्हें रोकते हुए अंदर ही बैठने को कहा। फिर राजीव ने योग गुरु अनंत को जवाब में कहा, योग गुरु अनंत, शायद अगले हफ्ते तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। राजीव की ये बात सुनते ही योग गुरु अनंत का मुंह बन गया, क्योंकि उनके मुताबिक राजीव ने अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए मना करके उनकी इंसल्ट की थी। जहां सभी लोग इंटरनेशनल योग गुरु से मीटिंग करने के लिए तरसते हैं, वहीं राजीव अपने बेफिजूल के काम को करने के लिए उनके साथ मीटिंग करने के लिए मना कर रहे थे। अब राजीव की बात पर थोड़ा चिढ़ते हुए योग गुरु अनंत ने कहा, ओके देन, अब तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट से मीटिंग की डेट फिक्स कर लेना। होप द मीटिंग इज केम टू द एंड, हैव अ ग्रेट डे राजीव कुछ कहने ही वाले थे कि योग गुरु अनंत ने वीडियो कॉल कट कर दिया। राजीव भी अब अपनी चेयर पर अपनी पीठ को सहारा देते हुए निराश होकर बैठ गए। तभी यामिनी ने धीरे से कहा, क्या हुआ राजीव, सब ठीक है। निराश राजीव ने फर्श की तरफ देखते हुए ही अपनी गर्दन नामे हिला दिया। तभी यामिनी ने फिर से सवाल किया, जिनसे आप अभी बात कर रहे थे, क्या ये वही योग गुरु अनंत थे। इस बात पर राजीव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। यामिनी ने फिर से कहा, वैसे उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से नाराज थे। यामिनी की ये बात सुनकर राजीव ने अब अपनी गर्दन उठाते हुए यामिनी की तरफ हैरानी से देखा। क्या यामिनी की बात सच थी? क्या सच में योग गुरु अनंत राजीव की बात से नाराज हो गए थे? क्या अब राजीव योग गुरु अनंत से अपने मिलने की मीटिंग को फिक्स कर पाएंगे, या राजीव के उनसे योगा सीखने के सपने की तरह वो अब अपने तत्वा आयोगशाला के साथ उनका नाम भी नहीं जोड़ पाएंगे? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। CH63 नकुल और अमायरा एक साथ।
दोपहर का वक्त, देवभूमि यूनिवर्सिटी में कॉलेज पार्क में जब वारुष और युगम बैठकर कुछ स्नैक्स खा रहे थे तब उन दोनों का ही ध्यान कॉलेज की पार्किंग की तरफ गया, जहां एक लंबी और शाइनी कार आकर खड़ी थी। कार को देखकर सिर्फ वारुष और युगम का ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस कार की तरफ गया था। फिर कार के पीछे वाले दरवाजे से एक शख्स बाहर निकला, जिसे देखकर युगम के गले में कोल्ड ड्रिंक अटक गई और उसे खांसी आने लगी। कार से उतरा वो शख्स और कोई नहीं बल्कि नकुल था। नकुल कार का दरवाजा खोलते हुए बड़े ही स्टाइल से उतर रहा था और रोज के मुताबिक आज उसने कपड़े भी बहुत ही स्टाइलिश पहने थे। तभी युगम ने हैरान होते हुए वारुष से कहा, ये अपना नकुल ही है ना? वारुष भी अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसी ओर देख रहा था। फिर उसने युगम की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ लग तो अपना नकुल ही रहा है, लेकिन ये किसकी कार है और आज ये कॉलेज इतना बन ठन के क्यों आया है? युगम ने भी नकुल की तरफ देखते हुए कहा, कार का तो नहीं पता, पर अपना नकुल आज लग बहुत हैंडसम रहा है। युगम ने ठीक ही कहा था, आज नकुल सच में बहुत हैंडसम दिख रहा था और इस वक्त वहां खड़ी सभी लड़कियों का अटेंशन भी उसी की तरफ था। तभी मुस्कुराते हुए नकुल ने झुककर कार के अंदर अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वो किसी को सहारा देकर कार से बाहर निकलने को कह रहा था। तभी कार के अंदर से एक लड़की ने अपना हाथ नकुल के हाथ पर रखा और कार से बाहर निकलने लगी। और कार से बाहर निकलते ही उस लड़की ने अपने सिर पर लगे सनग्लासेस को पहनकर नकुल को देखकर स्माइल करने लगी। वो लड़की और कोई नहीं अमायरा थी। नकुल और अमायरा को साथ देखकर वारुष और युगम की बोलती बंद हो गई। वो दोनों ही अपनी आंखें फाड़ते हुए नकुल और अमायरा को ही देख रहे थे और कॉलेज में आते ही नकुल और अमायरा कैंटीन की तरफ चले गए। वारुष और युगम की नजर अभी भी उन दोनों पर ही टिकी हुई थी और नकुल और अमायरा जैसे ही उनकी नजर से ओझल हुए तभी वारुष ने युगम से कहा, क्या मैंने जो देखा वो तूने भी देखा? युगम ने भी हामी भरते हुए वारुष से कहा, हाँ यार। वारुष ने फिर से कहा, क्या ये था इसका जरूरी काम? वारुष के इस सवाल का जवाब युगम के पास नहीं था। फिर युगम ने कुछ सोचते हुए अपने मन में कहा, अमायरा तो वारुष के पीछे थी ना, फिर इसे नकुल में कब से इंटरेस्ट आ गया? कहीं ये अपने मन में युगम ने इतना कहा ही था कि तभी वारुष ने उसे कहा, चल कैंटीन में चलकर देखते हैं। और फिर दोनों कैंटीन की तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज कैंटीन में निधि और शिखा दोनों एक टेबल पर बैठकर कुछ खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी शिखा ने निधि से पूछा, तो क्या अमायरा अभी भी तुमसे उस लड़की के बारे में पूछ रही है? इस बात का जवाब देते हुए निधि ने कहा, नहीं अभी तो नहीं पूछा और आज कोई मैसेज भी नहीं आया उसका। शिखा स्ट्रॉबेरी शेक पीते हुए ही अपने नेल्स पर नेल पॉलिश लगा रही थी। फिर उसने निधि की बात पर कहा, नो वे, उसने इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ दिया? निधि ने थोड़ा चौंकते हुए शिखा से पूछा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? शिखा का पूरा ध्यान इस वक्त नेल पॉलिश लगाने पर था, लेकिन निधि का सवाल सुनकर अब उसने अपनी नजरें निधि की तरफ उठा ली और फिर अपना ध्यान निधि की तरफ करते हुए उसने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अमायरा को तुमसे पहले से जानती हूँ। तुम अमायरा से कॉलेज में ही मिली हो ना? मेरा मतलब है कि 1-1.5 साल हुआ होगा तुम्हें अमायरा से मिले। लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ, उसे अगर कुछ जानना होता है या उसे कुछ चीज चाहिए होती है तो वो कैसे भी करके उसे लेकर ही दम लेती है। अब निधि भी गंभीर होकर शिखा की बातें सुनने लगी और शिखा ने भी देख लिया था कि निधि उसकी बातें सुनकर थोड़ा सीरियस हो रही थी। तो शिखा ने मूड लाइट करने के लिए उससे मजाक करते हुए कहा, मैं अमायरा को ठीक उसी तरह जानती हूँ जैसे तुम अपने पुराने बचपन के दोस्त यानी युगम को जानती हो। और ये कहकर शिखा ने निधि की तरफ देखते हुए उसे एक आंख मार दी। शिखा की बात सुनकर निधि ने अपना स्पेक्स ठीक किया और शर्माते हुए अपना मैंगो शेक पीने लगी। तभी शिखा ने निधि के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, अमायरा दिल की बुरी नहीं है, बस उसके मॉम डैड ने उसे थोड़ा ज्यादा ही नाजों से पाला है। ये बात सुनकर निधि भी मुस्कुराने लगी और फिर शिखा भी वापस नेल पॉलिश लगाने लगी। तभी निधि का ध्यान कैंटीन के दरवाजे से आ रहे एक स्टाइलिश कपल पर गया। वो दोनों ही फिल्म के किसी हीरो हीरोइन की तरह लग रहे थे। दोनों ही आते हुए एक टेबल पर जाकर बड़े ही एटीट्यूड से बैठ गए। वेटर भी फटाफट कैंटीन काउंटर से आकर उनकी तरफ उनका ऑर्डर लेने के लिए आ गया। दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी लड़की ने अपने सनग्लासेस को अपने सिर पर चढ़ाया और मेन्यू में देखने लगी और उसके बगल में बैठा वो लड़का प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। तभी निधि ने उन दोनों की तरफ देखकर चौंकते हुए कहा, ये क्या? नकुल और अमायरा एक साथ? ये सुनते ही हड़बड़ी में शिखा यहाँ वहां देखने लगी, जिस वजह से उसकी नेल पॉलिश भी खराब हो गई थी और नाखूनों की जगह उसके हाथ पर भी लग गई थी। फिर यहाँ वहां देखते हुए ही शिखा ने कहा, कहाँ? निधि ने भी अपनी उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए शिखा से कहा, वहां। शिखा भी अब उसी ओर देखने लगी। फिर नकुल और अमायरा को साथ देखकर शिखा ने पहले अपनी आंखें बड़ी कर ली और फिर अपने दोनों बोए आपस में जोड़ लिए। तभी निधि ने भी कहा, ये दोनों साथ में कब आए? शिखा ने निधि की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो हैरानी से नकुल और अमायरा को ही देख रही थी। वहां नकुल इस वक्त अमायरा का हाथ पकड़े हुए ही उसकी उंगलियों से खेल रहा था और अमायरा सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। नकुल तो जैसे अमायरा के प्यार में पूरा डूब सा गया था। ये देख निधि ने फिर से कहा, वैसे दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर शिखा ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी निधि ने उन दोनों की तरफ देखते हुए ही मुस्कुराते हुए शिखा से कहा, शिखा तुम्हारी थियरी गलत निकली। देखो अमायरा ने वारुष से मूव ऑन कर लिया और अब वो नकुल के साथ है।
जब निधि को ये महसूस हुआ कि शिखा काफी देर से कोई जवाब नहीं दे रही, अब उसने शिखा की तरफ देखा, मगर जैसे ही निधि ने शिखा की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि शिखा वहां थी ही नहीं। तारांकन, यूं अचानक कहाँ चली गई थी शिखा? आखिर नकुल और अमायरा साथ कैसे आ गए? क्या अब नकुल और अमायरा कपल्स थे? क्या अमायरा ने सच में वारुष से मूव ऑन कर लिया? क्या सोच रहा था युगम अपने मन में? क्या अमायरा के साथ कॉलेज आना ही था नकुल का जरूरी काम? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH64 पर्सनल असिस्टेंट। दोपहर का वक्त, देवभूमि यूनिवर्सिटी में कॉलेज में सभी लोग नकुल और अमायरा को एक साथ देखकर बहुत ही हैरान थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नकुल और अमायरा एक साथ कैसे आ गए, वो भी अचानक। यहाँ कैंटीन में नकुल और अमायरा एक साथ बैठे थे और नकुल तो अमायरा को प्यार भरी नजरों से सिर्फ देखता ही जा रहा था। ये देखकर काफी लड़कों का दिल टूट गया था, क्योंकि अमायरा पूरे कॉलेज की सबसे फेमस लड़की थी और सबसे स्टाइलिश भी, और डीन की बेटी होने के साथ साथ अमीर भी थी। अगर कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो उस लड़के का स्टेटस भी बाकी लोगों के आगे बढ़ जाएगा। वहीं आज नकुल भी काफी लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा था। तभी कैंटीन में बैठी एक लड़की ने अपनी दोस्त से कहा, ये नकुल आज कितना हैंडसम लग रहा है। दूसरी लड़की ने भी उसकी बात पर कहा, हाँ यार, वारुष के साथ रहता था तो हमारा ध्यान वारुष पर ही जाता था, लेकिन आज इस गेटअप में नकुल कितना हैंडसम लग रहा है। शिखा ने कैंटीन से जाते हुए इन लड़कियों की भी बात सुन ली थी, और ये बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में अपने पैर पटकते हुए शिखा तेजी से कैंटीन के बाहर जाने लगी, लेकिन बाहर जाते वक्त वो कैंटीन के दरवाजे पर किसी से टकरा गई। शिखा इतने गुस्से में थी कि उसका ध्यान कहीं था ही नहीं, और इसलिए वो किसी से टकरा गई। टकराने के बाद शिखा ने उस लड़के को सॉरी कहा और फिर उस लड़के का चेहरा देखने के लिए अपनी नजरें उठाने लगी, लेकिन उस लड़के का चेहरा देखने के लिए उसे अपनी गर्दन ऊपर की और पूरी मोड़नी पड़ी, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वारुष था। और वारुष की हाइट ज्यादा होने के कारण शिखा को अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए अपनी गर्दन का पूरा मोड़ना पड़ा। इस बीच युगम ने शिखा के हाथों में लगी नेल पॉलिश को देख लिया था, और युगम को अपने हाथों की तरफ देखता देख शिखा ने अपने हाथों को अपनी हथेली से छुपा लिया था। वारुष शिखा की बात पर कुछ कहने ही वाला था कि तभी शिखा सॉरी बोलकर कैंटीन से बाहर चली गई। ये देखकर वारुष ने युगम से कहा, इसे क्या हुआ? युगम ने अपने कंधों को उचकते हुए इशारे से कहा, पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ तत्वा आयोगशाला में राजीव अपने ऑफिस रूम में बैठकर योग गुरु अनंत के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहे थे, और दोनों ही अपने मिलने की डेट फिक्स कर रहे थे। और योग गुरु अनंत ने अगले हफ्ते मिलने की मीटिंग को फिक्स करने के लिए कहा, लेकिन राजीव अगले हफ्ते मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी छोटी बहन रेशमा और भांजी अगले हफ्ते ऋषिकेश आने वाले थे। इस बीच यामिनी भी राजीव के ऑफिस रूम में आ गई थी, और जैसे ही राजीव ने अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए मना कर दिया तो योग गुरु अनंत ने नाराज होकर वीडियो कॉल कट कर दिया। तभी यामिनी ने राजीव से कहा, योग गुरु अनंत की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से नाराज है। आपकी मीटिंग ठीक तो रही ना राजीव? राजीव ने मायूस होकर कहा, शायद वो मेरी बात से नाराज हो गए हैं। ये सुनकर यामिनी ने चिंता जताते हुए पूछा, आपकी बात से नाराज? किस बात से? राजीव ने अब यामिनी को सारी बातें बताई जो उनके और योग गुरु अनंत के बीच हुई थी, और फिर यामिनी को सारी बात बताते हुए राजीव ने कहा, यामिनी, तुम भी जानती हो कि योग गुरु अनंत के साथ बहुत मुश्किल से मेरी वीडियो कॉल पर मीटिंग हुई थी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए राजीव ने कहा, और उनसे मीटिंग इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा जा रहा था। हमारी मिलने की मीटिंग भी फिक्स होने वाली थी, लेकिन वो अगले हफ्ते मिलना चाहते थे और मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी बहन और भांजी ऋषिकेश आने वाले हैं। ये सुनकर यामिनी को थोड़ा अजीब लगा, और फिर उन्होंने कहा, राजीव, आप अपनी बहन से बाद में मिल लेते। यामिनी की इस बात पर राजीव ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो यामिनी, रेशमा बहुत समय बाद ऋषिकेश आ रही है और मैं उसे छोड़ के योग गुरु अनंत से मिलने नहीं जा सकता। यामिनी ने राजीव को समझाते हुए कहा, हाँ, मगर आपकी बहन रेशमा बाद में भी तो ऋषिकेश आ सकती है। अब इतने बड़े योग गुरु को आप ऐसे मना करोगे तो वो नाराज तो होंगे ही ना। राजीव ने परेशान होते हुए कहा, नहीं आ सकती, वो बहुत मुश्किल से यहाँ आ रही है। ये बात सुनते ही यामिनी हैरानी से राजीव की तरफ देखने लगी। तभी राजीव ने बात को बदलते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी यामिनी, और मैं अभी तुम्हें समझा भी नहीं सकता। वीडियो कॉल कट करने से पहले योग गुरु अनंत ने कहा था कि अब हमें उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात करके मिलने की डेट फाइनल करनी होगी। राजीव की ये बात सुनकर यामिनी को तो थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि राजीव अपनी बहन को लेकर काफी गोपनीय थे। वो यामिनी को अपनी बहन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते थे, लेकिन यामिनी ने राजीव के चेहरे के भाव से समझ लिया था कि शायद उनका इस वक्त उनकी बहन से मिलना ज्यादा जरूरी होगा, और इसलिए ही उन्होंने योग गुरु अनंत को अगले हफ्ते मिलने के लिए मना कर दिया होगा। फिर यामिनी ने राजीव से कहा, हाँ, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात करके डेट फिक्स कर लेंगे ना। राजीव अभी भी परेशान लग रहे थे, और उन्हें परेशान देखकर यामिनी ने फिर से कहा, क्या हुआ राजीव, आप अभी भी परेशान लग रहे हैं? राजीव ने धीमी आवाज में कहा, उनका पर्सनल असिस्टेंट पंकज है। पंकज का नाम सुनकर यामिनी भी अब शांत हो गई। तारांकन, आखिर कौन है योग गुरु अनंत का ये पर्सनल असिस्टेंट पंकज? क्यों यामिनी पंकज का नाम सुनकर शांत हो गई थी?
आखिर क्यों राजीव अपनी बहन रेशमा और भांजी से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे? क्यों शिखा गुस्से में कैंटीन से बाहर चली गई थी? सबकी जिंदगी में क्या मोड़ लाएगा नकुल और अमायरा का ये रिश्ता? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH65 अमायरा नकुल की गर्लफ्रेंड। देवभूमि यूनिवर्सिटी में नकुल और अमायरा को एक साथ देखकर निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिखा तुम्हारी थियरी गलत हो गई, देखो अमायरा ने वारुष से मूव ऑन कर लिया और अब वो नकुल के साथ है। और जब निधि को ये महसूस हुआ कि शिखा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही तब उसने अपनी नजर नकुल और अमायरा से हटाकर शिखा की तरफ की। लेकिन शिखा की तरफ देखते ही निधि चौंक गई क्योंकि शिखा वहां थी ही नहीं। निधि ने फिर कैंटीन में यहाँ वहां देखते हुए कहा, ये शिखा अचानक कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। अब निधि अपने टेबल से ही शिखा को यहाँ वहां ढूंढने लगी कि तभी उसके पास वारुष और युगम आ गए। और फिर युगम ने निधि से कहा, क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? निधि ने यहाँ वहां देखते हुए ही कहा, शिखा को। अभी मेरे साथ ही खड़ी थी फिर अचानक कहाँ चली? काउंटर की तरफ भी नहीं है। तभी वारुष ने कहा, वो अभी हमें कैंटीन के दरवाजे पर मिली थी और काफी जल्दी में थी। फिर निधि ने बिना सोचे समझे कहा, ओह, लगता है वॉशरूम गई होगी। निधि की बात पर वारुष को हंसी आ गई, लेकिन तभी युगम ने वारुष के पेट पर हल्का सा मारते हुए उसे इशारे से चुप रहने को कहा। फिर निधि ने वारुष और युगम की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आज नकुल को क्या हो गया? पहचान में ही नहीं आ रहा। युगम ने नकुल का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ आज थोड़ा नहाया धोया सा लग रहा है। तभी निधि ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि काफी हैंडसम लग रहा है वो आज। ये सुनकर युगम को थोड़ी जेलसी हुई। फिर बात को बदलने के लिए युगम ने कहा, वैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को भी आज क्या हुआ? वारुष का पीछा छोड़ के अब नकुल के साथ कैसे? ये बात सुनकर वारुष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लेकिन फिर निधि ने युगम की बात पर कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं, ये मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि कल रात के बाद से मेरी अमायरा से कोई बात ही नहीं हुई और ना ही शिखा को इस बारे में कुछ पता। युगम नकुल और अमायरा की तरफ देखते हुए ही निधि की बात ध्यान से सुन रहा था। तभी निधि ने फिर से कहा, क्या नकुल ने तुम दोनों को इस बारे में कुछ बताया? निधि के सवाल पर युगम ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर नामे हिला दिया। और वारुष को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि अमायरा किसके साथ थी। लेकिन वारुष को अपने दोस्त नकुल की चिंता जरूर थी और मन में ये सवाल भी कि आखिर वो बिना अपने बेस्ट फ्रेंड से ये बात शेयर करे और एक ही दिन में किसी लड़की के साथ कैसे आ गया, वो भी अमायरा। वरना नकुल अगर किसी के साथ फ्लर्ट भी करता था तो आकर वारुष और युगम को जरूर बताता था। और ना ही आज सुबह की प्रैक्टिस के दौरान नकुल ने वारुष को इसके बारे में कुछ बताया। यही सब सोचते हुए वारुष ने युगम से कहा, सुन, पता नहीं नकुल ने मेरा मैसेज पढ़ा भी है कि नहीं, तो तू उसके पास जाके उसे बता दे कि प्रोफेसर पेमिला और कोच विशाल उससे मिलना चाहते हैं। युगम अभी निधि के साथ बैठना चाहता था, इसलिए उसने मना करते हुए वारुष से कहा, यार तू ही ये बात उसे जाकर कह दे। तभी वारुष ने कहा, मैं चला जाता अगर नकुल अमायरा के साथ ना बैठा होता, लेकिन तुझे तो पता है ना सब। वारुष की ये बात सुनकर युगम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। फिर उसने निधि की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो नकुल और अमायरा के टेबल के पास चला गया। यहाँ अमायरा बड़े ही स्टाइल मारते हुए और प्यार से नकुल को पास्ता खिला रही थी और नकुल किसी पालतू कुत्ते की तरह अमायरा के हाथ से पास्ता खा रहा था। फिर युगम जैसे ही उनके टेबल के पास पहुंचा तो कुछ देर बुद्ध बन के वहीं खड़ा रहा और फिर उसने अपने मन में सोचा, आखिर ये नकुल कर क्या रहा है? तभी नकुल और अमायरा का ध्यान उनके सामने खड़े युगम पर गया। फिर अमायरा ने बड़े ही एटीट्यूड से युगम से कहा, यस, क्या चाहिए तुम्हें? युगम ने अमायरा की बात को इग्नोर करते हुए नकुल की तरफ देखकर कहा, ओए, आज कॉलेज इतनी लेट क्यों आया तू? नकुल ने जवाब देते हुए कहा, तुझसे मतलब? मैं कभी भी कॉलेज आऊं वो मेरी मर्जी है, उससे तुझे क्या? नकुल की ये बात सुनते ही युगम को झटका लग गया और फिर उसने दोबारा नकुल से कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? या अमायरा के साथ रहकर पूरा खराब हो गया है? ये सुनते ही नकुल ने अपना हाथ युगम की तरफ उठाते हुए उसे इशारे से चुप रहने को कहा और फिर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तमीज से बात कर, अमायरा मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही अमायरा युगम को एटीट्यूड दिखाते हुए मुस्कुराने लगी। और वहीं दूर टेबल पर बैठे ही वारुष और निधि ये सभी बातें सुन रहे थे और नकुल के इस बिहेवियर से वो दोनों भी युगम की ही तरह हैरान थे। तभी युगम ने जवाब देते हुए नकुल से कहा, जब तेरा दिमाग ठिकाने पर होगा तुझसे मैं तब बात करूंगा। बाकी मुझे बस इतना कहना था कि तुझे प्रोफेसर पेमिला और कोच विशाल ने मिलने के लिए बुलाया है। ये कहकर युगम ने अमायरा की तरफ घूरते हुए कहा, अगर टाइम मिल जाए तो मिल लेना उनसे। और ये कह युगम भी गुस्से से वापस अपने टेबल के पास चला गया। वहीं दूसरी तरफ तत्वा आयोगशाला में राजीव रावत यामिनी को अपने और योग गुरु अनंत के बीच हुई मीटिंग के बारे में यामिनी को बताते हैं। वहीं यामिनी को राजीव से पता चलता है कि योग गुरु अनंत ने अब उनके पर्सनल असिस्टेंट पंकज के साथ बात करके उनकी मिलने की मीटिंग को फिक्स करने के लिए कहा है। पंकज का नाम सुनते ही यामिनी पहले खामोश हो गई और फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, क्या ये पंकज वही है? यामिनी के इस सवाल पर राजीव ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ कहा और फिर अपनी चेयर से उठकर वो अपने ऑफिस रूम की खिड़की की तरफ जाने लगे। और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए राजीव ने कहा, जिंदगी आपसे कैसे काम करवाती है ना।
आप जिससे कभी बात करना नहीं चाहते अब अपने काम के लिए आपको उसी से बात करने के लिए मजबूर करती है। राजीव की इस गहरी बात को सुनकर यामिनी ने कहा, राजीव, आप निजी मत होइए ना। अब काम के वक्त तो आपको बात करनी ही पड़ेगी ना पंकज से। और आपको योग गुरु अनंत ने भी कहा है पंकज से बात करने के लिए। खिड़की से बाहर देखते हुए ही राजीव ने अपना एक हाथ खिड़की पर हल्के से मारते हुए कहा, कहना आसान होता है यामिनी, लेकिन करना मुश्किल। इस बात पर कुछ देर सोचते हुए यामिनी ने कहा, राजीव, अगर आप पंकज से बात करने में हिचकिचा रहे हैं तो आपकी जगह पंकज से मैं बात कर लूंगी। यामिनी की ये बात सुनकर राजीव ने यामिनी की तरफ पलटते हुए कहा, मगर तुम कैसे करोगी उससे बात? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे पंकज योग गुरु अनंत का पर्सनल असिस्टेंट है वैसे ही मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर उससे बात करूंगी। राजीव ने अब चिंता जताते हुए कहा, लेकिन यामिनी, तुम्हें पता है ना कि पंकज मुझे पसंद नहीं करता और वो योग गुरु अनंत से भी बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और बदतमीज आदमी है। तुम कैसे करोगी उससे बात? और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें मेरी वजह से कुछ बोले, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, अगर वो गुस्सेल है तो मैं भी यामिनी हूँ। क्या होगा अब आगे? क्या यामिनी राजीव की पर्सनल असिस्टेंट बनकर पंकज को मीटिंग के लिए मना लेगी? या हो जाएगी यामिनी पंकज के गुस्से की शिकार? आखिर क्यों पंकज राजीव को पसंद नहीं करते थे? कहाँ चली गई थी शिखा? आखिर क्यों नकुल ने की युगम से बदतमीजी से बात? कैसे बने नकुल और अमायरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH66 आपने मुझे क्यों बुलाया? तत्वा आयोगशाला में यामिनी और राजीव दोनों राजीव के ऑफिस रूम में योग गुरु अनंत से मिलने की बात कर ही रहे थे कि तभी यामिनी ने राजीव को सुझाव देते हुए कहा कि वो राजीव की पर्सनल असिस्टेंट बनकर योग गुरु अनंत के पर्सनल असिस्टेंट यानी पंकज से बात करेगी। लेकिन राजीव ने इस बात पर चिंता जताई क्योंकि पंकज बहुत ही गुस्सेल और बदतमीज आदमी था। योग गुरु अनंत का पर्सनल असिस्टेंट पंकज और राजीव दोनों अपनी जवानी में ऋषिकेश के योगा ट्रेनिंग स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। दोनों बहुत अच्छे ही दोस्त थे और दोनों का ही सपना था एक अच्छा योगा टीचर बनना और योग गुरु अनंत के अंडर योगा सीखना और दूसरों को सिखाना। लेकिन एक योगा मैच के दौरान उनकी ये गहरी दोस्ती टूट गई और फिर दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। अब राजीव की परेशानी सुनने के बाद यामिनी ने कहा, अरे आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो तो आपने मुझे बताया ही नहीं। राजीव ने भी वापस अपने चेयर पर बैठते हुए कहा, मैंने बुलाया था। किस काम के लिए? यामिनी ने कहा, वो तो आपको पता होगा ना, आपने ही तो मुझे थोड़ी देर पहले कॉल करके बुलाया था। ये बात सुनकर राजीव को ध्यान आया कि उन्होंने ही मीटिंग से पहले यामिनी को कॉल करके बुलाया था, जिस पर यामिनी ने कहा था कि वो योगा ट्रेनिंग क्लास खत्म होते ही उनके ऑफिस रूम में आ जाएगी। अब अपनी बात को याद करते हुए राजीव ने कहा, ओ हाँ, इस मीटिंग के चक्कर में मैं भूल ही गया था। ये कहकर राजीव ने अपना बड़ा सा लंच बॉक्स निकालते हुए फिर से कहा, मैंने तुम्हें अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था। आज तुलसी दस जी ने बहुत स्वादिष्ट खाना तैयार करके भेजा है और मुझसे उन्होंने स्पेशली कहा कि यामिनी मैडम को भी खिलाना। तो अब मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? ये कहते हुए राजीव ने अपना लंच बॉक्स खोल दिया और लंच बॉक्स के खुलते ही पूरे ऑफिस रूम में खाने की खुशबू फैल गई। राजीव लंच बॉक्स में चावल, शाही पनीर, रोटी, रायता, सलाद लेकर आए थे। यामिनी ने खाना देखते ही खुशी से कहा, मम्मा, ये तो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है और तुलसी दस जी के हाथ का बना खाना खाए तो वैसे भी मुझे बहुत टाइम हो गया। फिर दोनों ने ही लंच बॉक्स से खाना खाना शुरू कर दिया और फिर यामिनी खाने का स्वाद लेते हुए कहती है, मम्मा, सच में तुलसी दस जी के हाथों में तो जादू है। यामिनी को खुश देखकर राजीव भी मुस्कुराने लगे और यामिनी को प्यार भरी नजरों से देखने लगे क्योंकि वो इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में शिखा कैंटीन से भागते हुए वॉशरूम में चली गई थी और इस वक्त वॉशरूम में कोई नहीं था। फिर शिखा ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, नकुल अमायरा के साथ? ये कैसे हो सकता है? अमायरा तो वारुष को पसंद करती है ना। और फिर शिखा के आंखों के आगे वो सीन आने लगा जब नकुल अमायरा का हाथ पकड़ के उसकी उंगलियों के साथ खेल रहा था। और फिर शिखा के कानों में निधि की भी बात आने लगी जब निधि ने कहा था कि नकुल और अमायरा साथ में अच्छे लग रहे हैं। ये सब याद करते कब शिखा के एक आंख से आंसू कब टपका उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने शीशे में देखकर उस आंसू को पोंछते हुए कहा, आखिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? नकुल चाहे किसी के साथ भी हो उससे मुझे क्या। ये कहकर शिखा ने शीशे में देखते हुए खुद को शांत किया और फिर अपना चेहरा ठीक किया और फिर वो वापस कैंटीन की तरफ चली गई। अब युगम भी नकुल और अमायरा के टेबल से वारुष और निधि के टेबल के पास आकर बैठ गया और इस वक्त युगम के चेहरे पर हल्का गुस्सा था। ये देखकर निधि ने चिंता जताते हुए युगम से पूछा, तुम ठीक हो? युगम ने कुछ न कहकर निधि को बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी। तभी वारुष ने भी नकुल की तरफ देखते हुए युगम से कहा, लगता है आज नकुल का दिमाग पूरा खराब हो गया है। वारुष की बात पर युगम ने भी चिढ़ते हुए कहा, और नहीं तो क्या, वो हमसे अपने यारों से उस अमायरा के लिए इस तरह से बात कर रहा है। निधि युगम को इस तरह गुस्से में देखकर थोड़ा चौंक गई क्योंकि उसने कभी युगम को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। वारुष ने निधि का चेहरा देखते हुए और युगम के कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा, तू शांत हो जा, मैं शाम की बास्केटबॉल प्रैक्टिस में नकुल से बात करता हूँ।
वारुष ने इतना कहा ही था कि तभी उनके टेबल पर शिखा आ गई और फिर सभी शिखा की तरफ देखने लगे। फिर निधि में शिखा से कहा, शिखा तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। शिखा का चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था और फिर शिखा ने चेयर पर बैठकर निधि के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मैं वॉशरूम चली गई थी। ये बात सुनकर युगम ने शिखा के हाथों को देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथों पर नेल पेंट लगी है, तुम्हें इसे भी साफ कर लेना चाहिए था। ये बात सुनते ही शिखा हड़बड़ाहट से अपने हाथों से ही उस नेल पेंट को साफ करने लगी। शिखा को ऐसा करते देख निधि ने कहा, रुको शिखा, मेरे पास वाइप्स है, तुम उससे साफ कर लेना। शिखा ने निधि की बात पर कुछ नहीं कहा और फिर निधि से वाइप्स लेकर अपने हाथों को साफ करने लगी। यहाँ वारुष का ध्यान इस वक्त शिखा पर ही था। उसे शिखा की हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया था कि शिखा किसी बात से परेशान थी। इस बीच निधि ने कहा, आई थिंक हमें अब क्लास में चलना चाहिए, अगले लेक्चर के लिए। इस बात पर सभी ने पहले नकुल और अमायरा की तरफ एक नजर डाली और फिर निधि की बात पर हामी भरते हुए वो सब कैंटीन से क्लासरूम की ओर चले गए। शिखा नकुल को लेकर परेशान क्यों थी? क्या शिखा नकुल को पसंद करने लगी थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था योगा मैच में जिसकी वजह से पंकज और राजीव की दोस्ती टूट गई थी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH67 ये कौन है? देवभूमि यूनिवर्सिटी में कैंटीन के बाद वारुष, युगम, निधि और शिखा चारों लेक्चर लेने के लिए क्लासरूम की तरफ चले गए। तभी क्लासरूम के कॉरिडोर में पहुंचकर वारुष ने शिखा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? शिखा को लगा नहीं था कि वारुष उससे ऐसा कुछ पूछेगा, तो इस सवाल पर उसने चौंकते हुए कहा, हाँ, मुझे क्या होगा? फिर चारों क्लासरूम में बैठकर अपना लेक्चर ले ही रहे थे कि तभी नकुल और अमायरा एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए क्लासरूम के अंदर आ गए। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स का ध्यान नकुल और अमायरा पर गया। युगम और शिखा तो उन दोनों को इस वक्त गुस्से से देख रहे थे, लेकिन निधि और वारुष के चेहरे पर इस वक्त कंफ्यूजन था। नकुल और अमायरा उन चारों को ही इग्नोर करते हुए क्लास के अंदर आकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अब लेक्चर लेते हुए ही शिखा का ध्यान बार बार पीछे की तरफ जा रहा था। वो छुप छुप कर नकुल और अमायरा को ही देख रही थी। वारुष ने शिखा को उन दोनों को घूरते हुए देख लिया था। तभी लेक्चर ले रहे प्रोफेसर का ध्यान भी नकुल पर गया, जिसका ध्यान इस वक्त लेक्चर पर नहीं था। तभी उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तुम क्लास में पढ़ने आते हो या ये सब करने? अगर यही सब करना है तो गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। प्रोफेसर ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी नजर नकुल के साइड में बैठी अमायरा पर गई और अमायरा को देखते ही उनकी टोन एकदम से बदल गई। और अब उन्होंने नकुल से प्यार से कहा, बैठ जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा क्लास में भी ध्यान दो। और ये कहकर प्रोफेसर वापस क्लास लेने लगे। और कुछ देर बाद बिना पूरा लेक्चर अटेंड करे नकुल और अमायरा क्लासरूम से बाहर चले गए। तभी स्टूडेंट्स में से एक लड़के ने कहा, देखा, अमायरा नेगी का बॉयफ्रेंड होने में कितना फायदा है। ये बात वारुष और उसके दोस्तों ने भी सुन ली थी। तभी युगम ने चिढ़ते हुए कहा, मुझसे इन दोनों की नौटंकी और बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वारुष ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं शाम को उससे बात करूंगा ना, तू शांत हो जा। तभी निधि ने भी युगम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे शांत किया और निधि के ऐसा करते ही युगम उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। कॉलेज अब खत्म हो गया था और वो सभी अब अपने अपने घर के लिए निकलने ही वाले थे। तभी उन्हें प्रोफेसर पैमिला फिर से दिखी और फिर उन्होंने वारुष और युगम की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों तो कह रहे थे कि नकुल आज लेट कॉलेज आएगा, लेकिन वो तो आज कॉलेज आया ही नहीं। इस बात पर युगम ने जवाब दिया, वो कॉलेज आया था प्रोफेसर। फिर प्रोफेसर पैमिला ने अपने हाथों को अपने इर्द गिर्द बांधते हुए कहा, अच्छा, अगर आया था तो मेरे कैबिन में क्यों नहीं आया वो? क्या तुम दोनों ने उसे मेरा मैसेज नहीं दिया, या तुम दोनों अपने दोस्त को बचा रहे हो? ये बात सुनते ही वारुष ने कहा, ऐसी बात नहीं है प्रोफेसर, हमने आपका मैसेज उस तक पहुंचा था, शायद वो किसी वजह से नहीं आ पाया होगा आपके पास। बट आप टेंशन मत लीजिए, वो कल कॉलेज आते ही सबसे पहले आपके पास आएगा। और ये कहकर वारुष ने एक स्माइल दे दी। अब वारुष की बात सुनकर प्रोफेसर पैमिला ने जवाब में सिर्फ एक शब्द कहा, ओके। और ये कहकर प्रोफेसर पैमिला वहां से चली गई। तभी निधि ने चौंकते हुए कहा, क्या बात है वारुष, प्रोफेसर पैमिला जैसी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर भी तुम्हारी बात कितनी आसानी से मान जाती है यार। इस बात पर वारुष ने मजाक करते हुए स्टाइल से अपना हाथ अपने बालों पर फेर लिया, जिसे देखकर वही खड़ी सारी लड़कियां वारुष की दीवानी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ तत्वा आयोगशाला में राजीव रावत और यामिनी तुलसी 10G भेजे लंच को बहुत आराम से खा रहे थे। तभी यामिनी ने राजीव से पूछा, अच्छा राजीव, आप ये तो बताइए कि मैं पंकज से कौन सी डेट फिक्स करवाऊं आपकी योग गुरु अनंत से मीटिंग के लिए। राजीव खाते हुए ही यामिनी को बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि यामिनी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात उनसे कही थी, जैसे वो पंकज से राजीव और योग गुरु अनंत की मीटिंग छुट्टियों में फिक्स करवा लेगी। तभी राजीव ने खाते हुए ही यामिनी का दिल रखने के लिए कहा, अगले हफ्ते के 7 दिन छोड़कर तुम कोई भी डेट उससे फिक्स करवा लो। ये सुनते ही यामिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने लगी। फिर कुछ देर बाद यामिनी ने फिर कहा, अच्छा हाँ, आपको एक और बात मैं बताना भूल गई। राजीव ने यामिनी की बात सुनने के लिए अपनी नजरें उनके ओर की। फिर यामिनी ने कहा, आपको पता है, वो सुनहरी का हस्बैंड संजीव आज मेरी योगा क्लास में आया था और मुझसे योगा ट्रेनिंग ले रहा था। वो भी इतना सब हो
जाने के बाद इस बात पर राजीव भी थोड़ा सोच में पड़ गए। तभी यामिनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि उसने पूरे महीने के पैसे दिया है योगा ट्रेडिंग के, तो वो पूरी क्लास लेकर ही जाएगा। राजीव को इस बात पर थोड़ी सी हंसी आ गई और उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ ही कहा, अजीब आदमी है, उसको अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए और वो यहाँ आके अपने पैसे वसूल रहा है। यामिनी ने भी राजीव की बात पर हामी भरते हुए कहा, वही ना। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद यामिनी ने राजीव से फिर से पूछा, वैसे सुनहरी के बारे में आपको कुछ पता चला? वो कैसी है अब? राजीव ने खाना खाते हुए ही जवाब दिया, आखिरी बार जब मैं उससे मिला था तो मैंने उसे छुट्टी दे दी थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो तत्वा योगशाला ना आए। फिर यामिनी ने पूछा, तो अब सुनहरी की जगह कौन योगा सिखा रहा है? राजीव ने जवाब में कहा, मैंने वृंदा को सुनहरी की जगह दी है, जब तक सुनहरी ठीक होकर नहीं आ जाती तब तक वृंदा उसकी जगह लेगी। इस बात पर यामिनी ने भी कहा, वृंदा वही ना जो सुनहरी के अंडर योगा टीचर की ट्रेनिंग ले रही है? राजीव ने हाँ में जवाब दिया। तभी यामिनी ने अपनी चमक को लंच बॉक्स में घुमाते हुए कहा, फिर तो संजीव वृंदा के पास भी योगा क्लास ले सकता है ना? राजीव का भी अब लंच खत्म हो गया था और फिर उन्होंने यामिनी की इस बात पर कहा, हाँ बिल्कुल, तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कल इस बारे में बात सुनहरी के हस्बैंड से। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त कॉलेज ग्राउंड में नकुल का इंतजार करते करते वारुष अकेला ही बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए चला गया और इस वजह से वो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा लेट भी हो गया था। फिर ग्राउंड में पहुंचते ही वारुष कोच विशाल से मिला और उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, वारुष, तुम प्रैक्टिस के लिए लेट हो। इस बात पर वारुष ने जवाब में कहा, सॉरी कोच सर। कोच विशाल ने फिर से कहा, और ये टीम का कैप्टन नकुल कहाँ है? ना वो कॉलेज में मुझसे मिला और ना ही यहाँ कहीं दिख रहा है। वारुष को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, सर वो घर के किसी जरूरी काम में फंस गया है, कल वो कॉलेज आते ही सबसे पहले आपसे मिलेगा। वारुष की ये बात सुनकर कोच विशाल ने कहा, ओके, अब तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू करो और नकुल की जगह तुम टीम को लीड करो आज। वारुष ने हाँ में अपना सिर हिलाया और प्रैक्टिस के लिए चला गया। नकुल के बिना आज प्रैक्टिस करने में वारुष को ऐसा लग रहा था जैसे समय बीत ही ना रहा हो। फिर प्रैक्टिस करने के बाद वारुष शॉवल लेकर अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में वारुष नकुल के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि नकुल ना उसका कॉल पिक कर रहा था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दे रहा था। वारुष ने अपने आप से कहा, मैंने प्रोफेसर पैमिला और कोच विशाल से कह तो दिया है, मगर नकुल कल उसने नहीं मिला तो ये दोनों मुझे छोड़ने वाले नहीं है। इसी बीच वारुष अपने घर पहुंच गया था और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कोई उसके घर के अंदर झांक रहा है। वारुष ने बाइक पार्क करके दूर से ही देखना चाहा कि ये कौन है, मगर वो पहचान नहीं पाया क्योंकि उस इंसान ने खुद को एक बड़े से शॉवल से ढक रखा था। वारुष ने उसी इंसान को देखते हुए अपने मन में कहा, मम्मी तो घर पर नहीं है, फिर ये कौन है? और ये इस तरह घर के अंदर क्यों झांक रहा है? आखिर कौन था वो इंसान जो वारुष के घर के अंदर झांक रहा था? क्यों आज नकुल शाम की बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं आया? क्यों नकुल कोच विशाल और प्रोफेसर पैमिला से नहीं मिला? आखिर क्यों नकुल इतना बदल सा गया? क्यों सुनहरी का हस्बैंड संजीव सिर्फ योगा की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आया था? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH68 रिस्ट बैंड। रात का वक्त वारुष के घर पर अपने शाम के बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद वारुष जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपने घर के बाहर किसी को देखा जिसने खुद को एक शॉल से ढका हुआ था और वो वारुष के घर के अंदर झांक रहा था। वारुष ने अपनी बाइक पार्क करते हुए कहा, ये कौन है और इतनी गर्मी में इसने शॉल क्यों ओढ़ी हुई है? फिर वारुष बाइक से उतरकर सामने उस इंसान को देखने के लिए गया। उसे लगा कि शायद उस इंसान को पता ना हो कि घर पर कोई नहीं है और वो कब से गेट खुलने के इंतजार में बाहर ही खड़ा हो। लेकिन जैसे ही उस शॉल वाले इंसान ने वारुष को अपनी ओर आते देखा तो वो डर गया। वारुष ने दूर से ही कहा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? तभी वो इंसान वारुष को देखकर वहां से भागने लगा और फिर उसे भागते हुए देखकर वारुष भी चौकन्ना होकर उसकी ओर भागने लगा और भागते हुए ही कहा, ओए रुक रुक, कहाँ भाग रहा है, रुक। लेकिन तब तक वो शॉल वाला इंसान वहां से भाग चुका था। फिर वारुष ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर हंसते हुए कहा, लगता है कोई चोर था तभी मुझे देखकर भाग गया। फिर वारुष ने अपने माथे पर आ रहे बालों को पीछे की ओर किया और अपने घर की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। फिर अपने बोने आपस में जोड़ते हुए वारुष जमीन की तरफ झुका तो उसने देखा कि ये एक रिस्ट बैंड था जो कोई स्पोर्ट्समैन अपने हाथ की कलाई पर पहनता है और उससे अपने माथे का पसीना पोंछता है। वारुष ने उस रिस्ट बैंड उठाते हुए कहा, ये रिस्ट बैंड ये किसका है? फिर कुछ देर सोचते हुए वारुष ने उस रिस्ट बैंड को देखा और फिर उसे लेकर अपने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद यामिनी भी घर पर आ गई थी। उन्होंने सबसे पहले अपने काले झोले को अपने रूम में जाकर रखा और फिर अपने रूम से बाहर आकर वारुष को आवाज लगाने लगी। वारुष भी अपने रूम से बाहर आया और फिर उसने कहा, मम्मी कहाँ थी आप? आपको लेट हो गया आने में। यामिनी ने वारुष की तरफ आकर उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सॉरी शोना, आपको बताया था ना कि योगा क्लास से थोड़ा लेट फ्री हुई थी और फिर आपके प्रैक्टिस पर जाने के कुछ देर बाद में भी ताजी हवा खाने के लिए बाहर चली गई थी। मुझे पता है आपको अभी भूख लगी है, रुकिए मैं अभी कुछ टेस्टी सा आपके लिए बना देती हूँ।
ये कहकर यामिनी किचन की ओर चली गई। फिर वारुष भी अपना फोन लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर उसने नकुल को मैसेज किया, तेरा दिमाग अब तक ठिकाने पर नहीं आया क्या? लेकिन वारुष के इस मैसेज पर नकुल का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर वारुष ने युगम को भी मैसेज किया, क्या नकुल ने तेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया? वारुष के पास युगम का रिप्लाई उसी वक्त आ गया था। युगम ने मैसेज पर कहा, नहीं, और मैंने बार बार उसे मैसेज किया भी नहीं। लगता है अमायरा के साथ आकर उसके भाव बढ़ गए हैं। युगम का मैसेज पढ़ने के बाद वारुष का ध्यान डाइनिंग टेबल पर रखे उस रिस्ट बैंड पर गया और फिर उसे देखकर वारुष ने यामिनी से कहा, आपको पता है मम्मी? यहाँ खाना बनाते हुए ही यामिनी ने कहा, शोना, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे मम्मी मत बोला करो। वारुष ने यामिनी की इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, अरे मम्मी आप सुनिए तो। आपको पता है जब मैं प्रैक्टिस के बाद घर आया तो कोई हमारे के घर बाहर झांक रहा था। वारुष की ये बात सुनते ही यामिनी खाना बनाते हुए ही रुक गई। और फिर उन्होंने पीछे मुड़ते हुए वारुष से पूछा, झांक रहा था? कौन झांक रहा था? वारुष ने जवाब में कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि उसने खुद को एक शॉल से पूरी तरह ढका हुआ था और फिर वो मुझे देखकर भागने लगा। मुझे तो लगता है शायद वो कोई चोर होगा। वारुष की ये बात सुनते ही यामिनी किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर वारुष ने यामिनी की तरफ उस रिस्ट बैंड को दिखाते हुए कहा, जब मैं उस शॉल वाले इंसान के पीछे भाग रहा था तो तब मुझे ये रिस्ट बैंड जमीन पर पड़ा हुआ मिला। यामिनी अभी भी किसी सोच में डूबी हुई थी। फिर वारुष ने यामिनी को आवाज लगाते हुए और अपनी बात को यामिनी के आगे फिर से दोहराए, जिसे सुनकर यामिनी ने अब वारुष के पास आकर उस रिस्ट बैंड को पकड़ा और फिर उसे गौर से देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ अमायरा के घर पर अमायरा अपने बेडरूम में थी और अपना नाइट सूट पहनकर वो अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और अपने फोन में कुछ देखकर लेटे हुए ही मुस्कुराते हुए अपनी टांगे ऊपर नीचे हिला रही थी। तभी उसके बेडरूम के दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आई, लेकिन रूम में तेज आवाज में म्यूजिक बजने की वजह से अमायरा को नॉक की आवाज सुनाई नहीं दी। फिर कुछ देर बाद और जोर से नॉक करने की आवाज आई और साथ में किसी ने आवाज लगाते हुए अमायरा का नाम लेकर कहा, अमायरा, अमायरा दरवाजा खोलो। इसी वक्त अब जाकर कहीं अमायरा को नॉक होने की आवाज सुनाई दी। फिर अमायरा अपना फोन बेड पर रखकर दरवाजा खोलने के लिए उठी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके डैड और देवभूमि यूनिवर्सिटी डीन यानी सूरज नेगी खड़े थे। फिर सूरज नेगी ने गुस्से से अमायरा से कहा, दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लगी? यहाँ दरवाजा खोलकर अमायरा वापस अपने बेड की तरफ जाने लगी और उसने जाते हुए कहा, रिलैक्स डैड, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर आप बेवजह इतना चिल्लाएंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। अब सूरज नेगी ने भी अमायरा के बेडरूम के अंदर आते हुए और अमायरा से ऊंची आवाज में कहा, बेवजह? मेरा चिल्लाना तुम्हें बेवजह लग रहा है? और जो तुम पूरे कॉलेज में मेरी नाक कटवाने के लिए कर रही हो उसका क्या? इस बात पर अमायरा भी हैरान होते हुए अपने डैड की तरफ देखने लगी। तारांकन, आखिर किस बात से अमायरा के डैड सूरज नेगी अमायरा से गुस्सा थे? अमायरा अपने फोन पर क्या देखकर मुस्कुरा रही थी? आखिर कौन था वो इंसान जो वारुष के घर पर झांक रहा था? उस इंसान से खुद को शॉल से क्यों ढका हुआ था? क्या वो कोई चोर था? किसका था वो रिस्ट बैंड? क्या वो उसी शॉल को ओढ़े इंसान का था या किसी और का? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH69 अमायरा का प्लान बी। रात का वक्त वारुष के घर पर डिनर करने के बाद वारुष अपने रूम में चला गया था और यामिनी भी किचन का काम समेट रही थी। वहीं वारुष अपने बेड पर लेटे हुए ही अपना फोन चला रहा था। उसने अपने इनबॉक्स को चेक किया जहां नकुल ने अभी तक उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया था। इनबॉक्स देखते हुए ही वारुष ने खुद से कहा, मुझे नहीं पता था कि एक लड़की की वजह से ये नकुल इतना बदल जाएगा। तभी वारुष के फोन पर युगम का एक मैसेज आया जिसे देखकर वारुष खुश हो गया क्योंकि उस मैसेज पर लिखा था, रुड़की यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट की डेट आ गई है। वारुष ने भी मुस्कुराते हुए युगम से मैसेज पर पूछा, अच्छा, कब आ रहा है फिर रिजल्ट? युगम ने रिप्लाई में कहा, ये हमारे इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन खत्म होने के बाद ही। ये पढ़कर वारुष ने रिप्लाई में कहा, लगता है रुड़की यूनिवर्सिटी वाले भी इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स के फैन हैं, तभी तो कंपटीशन खत्म होने के बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। इस बात पर युगम ने हंसने वाले इमोजी भेज दिए। फिर वारुष सीलिंग को देखकर कुछ सोचने लगा और फिर फोन साइड टेबल पर रखकर और लाइट ऑफ करके सो गया। वहीं दूसरी तरफ यामिनी किचन का सारा काम निपटा कर अपने रूम में चली गई थी और ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बालों पर कंघी फेर रही थी। फिर उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पर रखे उस रिस्ट बैंड को उठाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बैंड उसका है? फिर कुछ सोचते हुए यामिनी ने फिर से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर यामिनी उस रिस्ट बैंड को चारों तरफ से देखने लगी और अचानक उनकी आंखें बड़ी हो गई जैसे उन्हें उस रिस्ट बैंड में कुछ दिखा हो। फिर यामिनी रिस्ट बैंड पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहती है, एस। ये एस का मतलब कहीं? फिर इतना कहकर यामिनी जल्दी से अपने बेड पर रखे उस काले झोले की तरफ जाती है और उसमें से कुछ निकालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा के घर पर अमायरा अपने बेडरूम में बैठी हुई थी और कुछ देर बाद उसके डैड सूरज नेगी भी उसके रूम में आ गए और उस पर गुस्सा कर रहे थे। तभी अमायरा ने भी थोड़ी ऊंची आवाज में अपने डैड से कहा, डैड, पहले तो आप ये बताइए कि आप मुझसे इस तरह चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? और मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से आपकी नाक कट गई?
सूरज नेगी ने गुस्से से कहा, तुम उस 2 टके के लड़के नकुल के साथ पूरे देवभूमि यूनिवर्सिटी में हाथ डाले घूम रही थी और मुझसे पूछ रही हो कि मेरी नाक कैसे कटी। अमायरा ने भी तिरछी मुस्कान देते हुए अपने डैड से कहा, हाँ तो वो मेरा बॉयफ्रेंड था, इसलिए ही घूम रही थी उसके साथ। ये बात सुनते ही सूरज नेगी ने अपना पैर फर्श पर पटकते हुए गुस्से से कहा, बॉयफ्रेंड माय फुट। तुम्हें अच्छे लड़कों की कमी नहीं है, हर कोई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स के बेटे जो अच्छे घर से हैं और बिजनेसमैन है वो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं तुम्हें इस नकुल में ऐसा क्या दिखा। अपने डैड की ये बात सुनते ही अमायरा बेड पर बैठे हुए अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए मुस्कुराने लगी और उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, मुझे नकुल में अपना फायदा दिखा। अमायरा की ये बात सुनते ही सूरज नेगी हैरानी से अमायरा की तरफ देखने लगे, फिर उन्हें अमायरा की कही वो बात ध्यान में आने लगी जिसमें उसने कहा था कि नकुल उसका बॉयफ्रेंड है, नहीं बल्कि था। सूरज नेगी अभी भी अपनी जगह पर कंफ्यूज होकर खड़े थे, तभी अमायरा ने मुस्कुराते हुए अपने डैड से कहा, रिलैक्स डैड। नकुल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी बेटी अमायरा नेगी उस लूजर नकुल को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। सूरज नेगी को ये बात सुनकर शांति तो हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कंफ्यूज होते हुए ही कहा, लेकिन तुम कॉलेज में उसके साथ घूम रही थी और मुझे कुछ प्रोफेसर से पता चला। इस बात पर अमायरा ने अपनी एक भौहें को ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा, तो आपने अपने जासूस मेरे पीछे लगाए हुए हैं। इस बात पर सूरज नेगी ने अमायरा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि मेरी प्रिंसेस किसी भी बात से परेशान हो या उसे कोई दुख पहुंचे। यू नो ना, डैड लव्स यू सो मच। और ये कहते हुए सूरज नेगी ने अमायरा के दोनों हाथों को चूम लिया और फिर अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, आप ज्यादा हाइपर मत हुआ कीजिए, आई एम फाइन। और मेरा बॉयफ्रेंड कौन है या कौन नहीं इसकी टेंशन आप मत लीजिए। अब जाकर आप सो जाए और मुझे भी अपनी ब्यूटी स्लीप लेने दीजिए, गुड नाइट। ये कहते हुए अमायरा ने प्यार से अपने डैड को अपने रूम के बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। और फिर खुद वापस आकर अपने बेड पर बैठ गई और अपना फोन निकालकर वापस उसमें कुछ देखकर मुस्कुराने लगी। यहाँ सूरज नेगी भी कुछ सोचते हुए अमायरा के रूम के बाहर से चले गए। फिर अमायरा ने अपने फोन की स्क्रीन को चूम लिया और फिर जैसे ही उसने स्क्रीन की तरफ वापस देखा तो उस स्क्रीन पर वारुष की फोटो थी। और अमायरा वारुष की फोटो को ही मुस्कुराते हुए चूम रही थी। वारुष की फोटो देखते हुए ही अमायरा उस पल में चली गई जब वो अपना पेडिक्योर करवा रही थी और बाद में शीशे में देखकर खुद से ही कह रही थी, मिल गया दूसरा आइडिया। ये कहकर अमायरा जल्दी से अपना फोन निकालकर और फिर नकुल को मैसेज करते हुए कहती है, हाय नकुल, मैं अमायरा, क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर उस पल से बाहर आते हुए अमायरा ने खुद से ही कहा, मेरा प्लान भी आखिर सक्सेसफुल रहा। और ये कहकर अमायरा खुश होकर मुस्कुराने लगी। आखिर क्या था अमायरा का ये प्लान बी? अमायरा ने नकुल को उस दिन मैसेज क्यों किया? आखिर क्या काम था अमायरा को नकुल से? किस फायदे के लिए अमायरा ने नकुल को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था? क्या अमायरा अभी भी करती थी वारुष को पसंद? आखिर किसका था वो रिस्ट बैंड? और उस रिस्ट बैंड में लिखे एस का क्या मतलब था? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH70 क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? फ्लैशबैक। द व्यू पॉइंट कैफे में वारुष, युगम, नकुल और निधि चारों द व्यू पॉइंट कैफे से निकल गए थे और चारों ही पार्किंग में खड़े होकर बातें करते हुए बहुत हंस रहे थे। तभी नकुल ने कहा, एक बार को तो मेरी उस मैनेजर को देखकर फट गई। ये बात सुनते ही युगम ने नकुल को टिप्पणी मारते हुए कहा, कम से कम देख तो लेके साथ में कौन है? कुछ भी बोले जा रहा है। फिर निधि की तरफ देखते हुए नकुल ने कहा, ओ सॉरी, मैं भूल गया था। मेरे कहने का मतलब था कि मैंने जैसे ही उस मैनेजर को देखा तो मैं डर गया था। वारुष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी, वो मैनेजर शक्ल से खड़ूस और गुस्से वाला लग रहा था इसलिए। फिर निधि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम तीनों आखिर कर क्या रहे हो। तभी नकुल ने निधि की बात को काटते हुए कहा, अरे इसलिए ही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि आगे आगे देखो होता है क्या। फिर सभी इस बात पर हंसने लगे। तभी निधि ने फिर से पूछा, वैसे तुम तीनों ये काम कब से कर रहे हो? इस बात पर युगम ने मस्ती करते हुए कहा, इट्स अ टॉप सीक्रेट। अब वारुष ने अपनी बाइक को पार्किंग से निकालते हुए युगम और निधि से पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे आए हो? तभी युगम ने वारुष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, और कैसे यार, रिक्शे से। इस बीच नकुल के फोन पर किसी का मैसेज आया और वो अपने फोन को देखकर ही खुश हो रहा था। तभी वारुष ने युगम से कहा, अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, पहले मैं नकुल को घर छोड़ देता हूँ। तब तक तुम मेरा यही वेट करो और फिर मैं तुझे और निधि को घर छोड़ दूंगा। इस बात पर निधि ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम परेशान मत हो वारुष। तुम तीनों एक साथ घर चले जाओ, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। तभी युगम ने मना करते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो निधि? तुम अकेले घर थोड़ी जाओगी। अच्छा मैं तुम्हारे साथ रिक्शे से चलता हूँ, ठीक है। वारुष ने फिर से कहा, अच्छा तो मैं तुम दोनों को पहले घर छोड़ देता हूँ, बाद में इस नकुल को छोड़ दूंगा। फिर वारुष ने नकुल की तरफ देखा जो अभी भी अपने फोन पर ही लगा हुआ था। फिर वारुष ने नकुल को आवाज लगाते हुए कहा, ओए, तू हमारी बात सुन भी रहा है या नहीं? तभी नकुल ने अपने फोन से ध्यान हटाते हुए वारुष से पूछा, क्या
वारुष ने अब अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए और अपनी बात को दोहराते हुए कहा, तू यहाँ वेट कर, तब तक मैं युगम और निधि को घर छोड़कर आता हूँ। इस बात पर नकुल ने झट से कहा, अरे रहने दे, मैं खुद चला जाऊंगा, तू इन दोनों को छोड़ दे। वारुष और युगम दोनों अपनी आंखें सेंकोरते हुए नकुल की तरफ देखने लगे। तभी नकुल ने अटकती हुई आवाज में कहा, अरे मुझे रास्ते में कुछ काम है, तो वहीं करते हुए मैं घर जाऊंगा, तो तुम सब चले जाओ। फिर युगम ने नकुल से पूछा, पक्का ना? अब नकुल ने थम्स अप करते हुए जवाब में कहा, हाँ हाँ पक्का, तुम सब जाओ, आराम से जाना। फिर वारुष ने निधि और युगम को बाइक पर बैठने को कहा और फिर तीनों नकुल को बाय कहकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर नकुल अपना इनबॉक्स खोलकर फिर से उसी मैसेज को पढ़ने लगा जिसमें लिखा था, हाय नकुल, मैं अमायरा, क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये पढ़ते हुए नकुल ने खुशी से खुद से कहा, अमायरा का मैसेज मेरे पास? अरे अमायरा, तुम्हारे लिए तो मैं फ्री हूँ। ये कहते हुए नकुल ने भी मैसेज करते हुए कहा, हाय अमायरा, हाँ कहो क्या बात है। तभी अमायरा का भी रिप्लाई आया, क्या हम अभी मिल सकते हैं? एक्चुअली मुझे मिलकर तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये पढ़ते ही नकुल ने खुद से चौंकते हुए कहा, क्या बात है यार, अमायरा को इंपॉर्टेंट काम, वो भी मुझसे? नकुल तेरी तो निकल पड़ी। इस मैसेज को पढ़ते ही नकुल ने उसी वक्त रिप्लाई किया, हाँ बताओ कहाँ मिलना है? इस बात का जवाब देते हुए अमायरा ने रिप्लाई में कहा, कैफे रॉयल्स में आ जाओ, मैं कैफे रॉयल्स के स्टारबक्स में तुम्हारा वेट करूंगी। और प्लीज मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। ये पढ़ते ही नकुल खुशी से पागल हो गया और पार्किंग में ही नाचने लगा। फिर नकुल ने एकदम से नाचना बंद किया और खुद से कहा, अब जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, वरना मेरी अमायरा को ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ये कहने के बाद नकुल ने अमायरा के मैसेज का ओके में रिप्लाई किया और वहां से निकल गया। अब रिक्शा लेकर नकुल कैफे रॉयल्स में पहुंच गया था और फिर उसने जैसे ही कैफे के अंदर जाने के लिए अपना आगे कदम बढ़ाया तो उसने खुद से कहा, यार अमायरा ने मिलने भी बुलाया है, तो कब, जब मैंने ये स्पोर्ट्स आउटफिट पहना हुआ है। अगर ये हमारी फर्स्ट डेट हुई तो अमायरा क्या सोचेगी? फिर नकुल ने खुद के सवाल का खुद ही जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं नकुल, अब उसने टाइम लिमिट भी तो दी थी ना, कोई नहीं, ऐसे ही चलते हैं। और ये कहकर नकुल कैफे के अंदर चला गया और अपना बैग उठाकर कैफे के अंदर ही स्टारबक्स ढूंढने लगा और कुछ देर बाद ही नकुल को स्टारबक्स मिल गया और फिर वो मुस्कुराते हुए स्टारबक्स के अंदर चला गया। स्टारबक्स के अंदर घुसते ही नकुल की नजर अमायरा पर गई जो इस वक्त बैठकर कॉफी पी रही थी। अमायरा एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनकर आई थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ नकुल तो एंट्रेंस में ही खड़े होकर अमायरा को दूर से ही देख रहा था। फिर कॉफी पीते पीते ही अमायरा की नजर एंट्रेंस पर पड़ी जहां नकुल बिखरे बालों में स्पोर्ट्स आउटफिट पहने और अपना बैग कंधे पर लटकाए खड़ा था और दूर से ही अमायरा को देख रहा था। नकुल को देखते ही अमायरा का मुंह बन गया और उसने अपने मन में कहा, ओह गॉड, ये मुझसे मिलने के लिए क्या बनकर आया है? आई डोंट बिलीव, मुझे आगे और क्या क्या करना पड़ेगा। ये कहते हुए अमायरा ने दूर से ही नकुल को एक फेक स्माइल दे दी और इशारे से अपने पास आने को कहा और नकुल भी मुस्कुराते हुए अमायरा के पास आकर बैठ गया। फिर नकुल ने अमायरा के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय अमायरा, होप मैंने तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करवाया। वो तुम्हारा मैसेज देखते ही मैं सब काम छोड़ के सीधे तुम्हारे पास आ गया, इसलिए ये स्पोर्ट्स आउटफिट चेंज करने का टाइम नहीं मिला। अमायरा ने नकुल की बातें सुनकर पहले तो उसे कुछ देर देखा और फिर एकदम से कहा, नकुल, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तारांकन, आगे क्या होगा? आखिर क्यों अमायरा बनाना चाहती थी नकुल को अपना बॉयफ्रेंड? क्या वारुष और युगम इस बात का पता लगा पाएंगे? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH71, तुम्हें मेरी इंसल्ट का बदला लेना होगा। फ्लैशबैक, रात का वक्त, कैफे रॉयल्स में अमायरा का मैसेज मिलने के बाद नकुल उसी वक्त रिक्शा करके कैफे रॉयल्स के लिए निकल गया था और कैफे पहुंचकर वो स्टारबक्स जाकर अमायरा से मिला। अमायरा से मिलकर उसने बताया कि क्यों वो अपने स्पोर्ट्स आउटफिट को चेंज नहीं कर पाया, लेकिन अमायरा ने कुछ देर नकुल को देखते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर नकुल भी चौंक गया। अमायरा ने नकुल की आंखों में देखते हुए उसे कहा, नकुल, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर पहले तो नकुल को अमायरा की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने हैरानी से अमायरा की तरफ देखते हुए और अपने कानों को साफ करते हुए कहा, क्या मैंने जो अभी सुना वो सही सुना? इस बात पर अमायरा ने फेक स्माइल देते हुए नकुल को देखकर अपना सिर हिला दिया। ये सुनते ही नकुल अपना सिर पकड़कर अपनी जगह से खड़ा हो गया और अमायरा भी उसे ऐसे देखकर हैरान हो गई। फिर अमायरा ने अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल देते हुए अपने मन में कहा, जो मैंने सोचा था वही हुआ। फिर नकुल ने वापस अपनी जगह पर बैठकर एकदम से अमायरा का हाथ पकड़ लिया और उसे प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मुझसे क्या पूछा है अमायरा? फिर नकुल ने एक गहरी सांस लेते हुए फिर से कहा, जब से मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा था तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी ब्यूटी, सब कुछ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो अमायरा। नकुल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कुछ देर के लिए अमायरा ये बात भूल गई थी कि वो नकुल से सिर्फ अपने काम के लिए मिल रही थी। और इसलिए अमायरा ने स्टाइल मारते हुए अपने बालों को फ्लिप करते हुए बड़े ही एटीट्यूड से कहा, ऑफ कोर्स आई एम अमायरा नेगी, द मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैं तो तुम्हें पसंद आनी ही थी ना, इसमें नई बात क्या है?
नकुल इस वक्त अमायरा के बॉयफ्रेंड वाली बात से इतना खुश था कि उसने अमायरा की इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, बल्कि वो तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। लेकिन अमायरा को एकदम से ध्यान आया कि उसे तो नकुल से अपना काम निकलवाना है, तो उसे थोड़ा सोच समझकर बात करनी होगी। फिर नकुल ने मुस्कुराते हुए अमायरा का हाथ पकड़कर कहा, मैं रेडी हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तभी अमायरा ने अपना हाथ नकुल के हाथ से धीरे से छुड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नकुल ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, कैसा काम? वैसे अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं तो मैं रेडी हूं हर चीज के लिए। ये बात सुनते ही अमायरा तो मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर अमायरा ने अपनी कॉफी का सिप लेकर सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें मेरी इंसल्ट का बदला लेना होगा। ये सुनते ही नकुल ने जोश में कहा, ये भी कोई कहने की बात है। मैं जरूर लूंगा बदला, आखिर किसने की मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड की इंसल्ट? अमायरा ने इसका जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स युगम और वारुष। ये सुनते ही नकुल की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर उसने अटकती हुई आवाज में कहा, युगम और वारुष? उन दोनों ने क्या किया? अमायरा ने अब बदले के भाव दिखाते हुए नकुल से कहा, जब उन दोनों ने मेरी इंसल्ट की थी तब तुम भी वहीं खड़े थे। नकुल अब कुछ सोचते हुए याद करने लगा कि अमायरा आखिर कब की बात कर रही है। तभी अमायरा ने याद दिलाते हुए कहा, तभी जब तुम और युगम भाभी भाभी कर रहे थे। नकुल को अब तब की बात याद आ गई जब अमायरा को ये पता चला था कि वारुष किसी को पसंद करता है। तभी नकुल में हिचकिचाते हुए पूछा, उनसे क्या बदला लेना है वैसे? अमायरा ने अब नकुल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी ये भाभी है कौन? और उसका नाम क्या है? इस बात पर नकुल ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तभी अमायरा ने नकुल का हाथ सहलाते हुए कहा, लेकिन क्यों? नकुल ने कहा, क्योंकि वारुष ने मना किया है। अमायरा ने फिर से नकुल का हाथ सहलाते हुए ही कहा, लेकिन मुझे तो तुम बता ही सकते हो ना, आफ्टर ऑल वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड राइट? ये बात सुनते ही नकुल अपने बालों पर हाथ फेरते हुए थोड़ा शर्माने लगा। फिर नकुल कुछ सोचने लगा और नकुल को ऐसे सोचते देख अमायरा ने कहा, क्या हुआ? बताओ भी अब अपनी गर्लफ्रेंड को और कितना वेट करवाओगे? अमायरा बार बार और जानबूझकर नकुल के आगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रही थी ताकि नकुल भावनाओं में बहकर अमायरा को सारी बात बात दे। लेकिन तभी अमायरा की बात पर नकुल ने कहा, आई नो तुम बिलीव नहीं करोगी, पर मैं उस लड़की का नाम भूल गया जिसे वारुष पसंद करता है। ये बात सुनते ही अमायरा चिढ़ गई और उसने चिढ़ते हुए ही कहा, तुम मुझे बताना नहीं चाहते ना, इसलिए ये नाटक कर रहे हो? तभी नकुल ने कहा, अरे सच में यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर बात को आगे बढ़ाते नकुल ने कहा, वो क्या है ना, हम उस लड़की से बस एक ही बार मिले हैं और वारुष पहली नजर में उसे पसंद करने लगा। हम तो उस लड़की को जानते भी नहीं है। तभी अमायरा ने भी कंफ्यूज होकर पूछा, तो इसका मतलब वो लड़की वारुष को पसंद नहीं करती? इस बात पर नकुल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तो हमें भी नहीं पता, और हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में कुछ भी। वैसे तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रही हो? इस बात पर अमायरा ने कहा, तुम लोग उस दिन भाभी भाभी बोल रहे थे, बस इसलिए जानना चाह रही थी। बाकी वारुष ने तो बदला हो गया, अब युगम की बारी। तभी नकुल ने कहा, कब हुआ वारुष से बदला? अमायरा ने समझाते हुए कहा, वेल वो लड़की वारुष को पसंद नहीं करती, वही मेरा बदला है। और रही बात युगम की, तो तुम मुझसे वैसे ही बदतमीजी से बात करना जैसे उस दिन उसने मुझसे की थी। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH72 एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड। फ्लैशबैक, रात का वक्त, कैफे रॉयल्स में अमायरा ने नकुल को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन उसके पीछे भी उसने एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि नकुल को अपने बेस्ट फ्रेंड युगम और वारुष से अमायरा की इंसल्ट का बदला लेना होगा। और इस बात पर अमायरा ने वारुष का तो बदला बता दिया था, लेकिन युगम से बदला कैसे लेना वो पूरी तरह से नहीं बताया था। तभी नकुल ने चौंकते हुए अमायरा से पूछा, युगम ने तुमसे कब बदतमीजी से बात की? हम तीनों में से तो वो ही सबसे ज्यादा शरीफ है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इस बात पर अमायरा ने चिढ़ते हुए कहा, उसी दिन जिस दिन तुम भाभी भाभी कर रहे थे मेरे आगे। नकुल ने भी कहा, अच्छा वो? अरे वो तो तुमने उस वक्त निधि से। नकुल इतनी बात कहकर चुप हो गया था। दरअसल वो ये कहना चाहता था कि अमायरा ने उस दिन निधि से ठीक से बात नहीं की थी, जिस वजह से युगम को गुस्सा आ गया था और तभी उसने अमायरा से इस तरह से बात की थी। तभी अमायरा ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, मैंने क्या? अब नकुल ने इस बात को पलटने के लिए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम बताओ युगम से कैसे बदला लेना है? अब बदले की बात सुनकर अमायरा ने अपने कॉफी के कप को पकड़ते हुए और बदले की भाव से कहा, तुम्हें युगम से उसी तरह बात करनी होगी जिस तरह से उसने मुझसे बात की थी, उसी अकड़ के साथ, वैसे ही बदतमीजी से। नकुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर नकुल ने अमायरा के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए ना? तभी अमायरा ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, नो, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तुम सिर्फ ट्रायल पीरियड पर रहोगे और तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम मेरे लिए कंपेटेबल हो या नहीं, तो पहले तुम मेरे सिर्फ एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनोगे और उस एक दिन में मैं तुम्हें देखूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी कि हम आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं। नकुल ने सारी बातें सुनने के बावजूद भी कंफ्यूज होकर कहा, एक दिन का बॉयफ्रेंड? अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस।
कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड रहोगे। इस बात पर नकुल अमायरा को कंफ्यूज होकर ही देख रहा था, तभी अमायरा ने अपने पर्स से कुछ निकालते हुए नकुल को दिया और उससे कहा, और हाँ ये लो ये फोन रखो। नकुल ये फोन देखकर हैरानी से कहने लगा, नहीं नहीं अमायरा, मेरे पास ऑलरेडी फोन है। तुम मुझे इतना भी गरीब मत समझो। तभी अमायरा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ये फोन तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। और इस दौरान तुम अपना फोन यूज नहीं कर सकते, सिर्फ ये फोन यूज करना जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। चलो अब अपना फोन तुम मुझे दो। ये बात सुनते ही नकुल फिर से चौंक गया और उसने अपने मन में कहा, ये तो एक के बाद एक फरमाइशें किए जा रही है। कहीं अब मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी ना साइन करवा ले। तभी अमायरा ने नकुल को जगाते हुए कहा, हेलो, अपना फोन दो मुझे। तभी नकुल ने अपनी जेब से फोन निकालकर अमायरा को दे दिया। और नकुल का फोन लेते हुए अमायरा ने कहा, अब ये तुम्हें परसों मिलेगा। नकुल ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, परसों क्यों? तभी अमायरा नकुल को घूरने लगी और इस बात पर नकुल ने अटकती हुई आवाज में कहा, मेरा मतलब है कि कल रात 8 बजे क्यों नहीं? अमायरा ने नकुल को अब आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है कि नहीं? नकुल ने तभी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बनना है ना। फिर अमायरा ने अपना पर्स और कॉफी का कप उठाते हुए कहा, गुड, ठीक है फिर कल मिलते हैं। मैं तुम्हें इस फोन के थ्रू कांटेक्ट करूंगी, ओके बाय। और ये कहकर अमायरा अपनी जगह से जाने लगी और नकुल वहीं बैठा हुआ था। फिर जाते हुए ही अमायरा एकदम से रुकी और फिर उसने पलटकर नकुल से कहा, और हाँ, जब मेरे बॉयफ्रेंड बनो तो कुछ ढंग का पहन लेना, सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करवाना, और हाँ, नहा के जरूर आना। और फिर इतना कहने के बाद अमायरा वहां से चली गई। यहाँ अमायरा की बात सुनकर नकुल अपनी बगल को सूंघने लगा और फिर वो भी कैफे के बाहर आ गया। फिर रिक्शा लेते हुए वो अपने मन में सोचने लगा, मैं पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ जब युगम और वारुष मेरे साथ नहीं होंगे और ना ही उन्हें कुछ पता होगा। फिर अपने में ये बात सोचने के बाद वारुष ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, माफ कर देना भाई लोग, पर एक दिन के लिए तो तुम इतना झेल ही सकते हो। और ये कहकर नकुल अपने घर के लिए निकल गया। फ्लैशबैक एंड्स। रात का वक्त, अमायरा के घर पर। अमायरा के एडा सूरज नेगी के अमायरा के रूम से जाने के बाद अमायरा अपने फोन पर वारुष की फोटो देखने लगी और तभी एक नोटिफिकेशन आने की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज अमायरा के फोन से नहीं आई थी। तभी अमायरा ने अपने साइड टेबल से नकुल का फोन उठाया और देखा कि उसे वारुष का मैसेज आया था, जिस पर लिखा था, तेरा दिमाग अब तक ठिकाने पर नहीं आया क्या? तभी अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच अ स्वीट बॉय, वारुष ने एक भी मैसेज पर मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा और ये युगम जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अमायरा ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि युगम ने नकुल को जितनी बार भी मैसेज किया था उतनी बार ही उसने नकुल और अमायरा दोनों के बारे में उल्टा सीधा लिखा था, जिस वजह से अमायरा को युगम पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दरअसल अमायरा ने नकुल का फोन लिया ही इसलिए था ताकि नकुल युगम और वारुष से कांटेक्ट ना कर सके और अमायरा के इस प्लान के बारे में नकुल उन्हें कुछ ना बता सके। साथ में अमायरा का ये फायदा हो गया कि उसे वारुष के मैसेज पढ़ने को मिल गए। फिर अमायरा ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, मैंने तो सोचा था कि उस लड़की के बारे में पता करके उसे मेरे और वारुष के रास्ते से हटा दूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लड़की और वारुष तो साथ में है ही नहीं, तो मुझे अब उस लड़की से कोई खतरा भी नहीं है। वैसे भी मैं अमायरा नेगी हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और वारुष ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। फिर अमायरा ने वापस वारुष की फोटो देखते हुए कहा, क्योंकि वारुष को सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, सिर्फ मैं ही इज ओनली माइन, और मैं वारुष को पाकर ही रहूंगी। तभी नकुल के फोन पर फिर से नोटिफिकेशन आया। अमायरा को लगा कि इस बार भी वारुष ने कोई मैसेज किया होगा। तभी उसने एक्साइटमेंट में नकुल का फोन चेक किया, लेकिन जब उसने फोन चेक किया तो ये किसी और का मैसेज था। आखिर किसका मैसेज आया था नकुल के फोन पर? क्या सच में अमायरा को उस लड़की से कोई खतरा नहीं? क्या नकुल जान पाएगा अमायरा के गर्लफ्रेंड बनने के पीछे के इरादे? क्या अब नकुल वारुष और युगम को सब सच बता देगा? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH73 मिस्टीरियस पसंद। रात का वक्त, शिखा के घर पर। डिनर के बाद शिखा अपने रूम में टीवी देख रही थी और वो टीवी पर कोई मूवी देख रही थी जिसमें ये सीन था कि हीरो हीरोइन के सामने ही उसकी फ्रेंड के साथ डेट पर जाता है, जिस वजह से हीरोइन अपसेट हो जाती है। और मूवी के इस सीन को देखकर शिखा भी अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसे इस मूवी के सीन में नकुल और अमायरा नजर आ रहे थे और उसे नकुल और अमायरा की आज की सारी बात याद आने लगी कि कैसे वो दोनों एक साथ कॉलेज में हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। फिर इरिटेट होकर शिखा ने टीवी बंद कर दिया और खुद से ही कहा, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं उस इडियट नकुल के बारे में क्यों सोच रही हूँ? फिर शिखा ने अपने तकिए के पास से अपना फोन उठाया और कुछ सोचने लगी। फिर सोचते हुए ही उसने खुद से कहा, क्या मैं अमायरा से एक बार पूछ के कंफर्म कर लूं कि वो नकुल के साथ सच में है भी कि नहीं? ये कहकर शिखा अपने फोन पर अमायरा को मैसेज करने के लिए कुछ टाइप करने लगी और फिर मैसेज करके उसने सेंड का बटन प्रेस कर दिया और अपना फोन बेड पर ही पटक दिया और फिर बंद टीवी की तरफ ही देखने लगी। लेकिन कुछ देर में ही शिखा को ना जाने क्या हुआ, उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली और घबराते हुए अपना फोन बेड से उठाकर उसे देखने लगी। और फोन में कुछ देखने के बाद वो फोन को धीरे से अपने माथे पर मारने लगी और फिर उसने परेशान होते हुए ही कहा, ये मैंने क्या कर दिया?
मैंने अमायरा का मैसेज नकुल को कैसे भेज दिया। दरअसल नकुल के बारे में सोचते हुए शिखा ने गलती से मैसेज अमायरा की जगह नकुल को ही भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ अमायरा के घर पर अमायरा हैरानी से उस मैसेज को देखने लगी जो नकुल के फोन पर आया था और उसमें लिखा था, अमायरा, क्या तुम सच में नकुल को डेट कर रही हो। ये मैसेज पढ़ते ही अमायरा चौंक गई और इस सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन था जिससे ये पता है कि नकुल का फोन इस वक्त अमायरा के पास है। अमायरा ने ये मैसेज पढ़कर खुद से ही कहा, ये कौन है और इसे कैसे पता कि नकुल का फोन मेरे पास है। कहीं नकुल ने किसी को बता तो नहीं दिया, कहीं ये युगम या वारुष में से तो कोई नहीं। अमायरा ने एक साथ ही ये सारे सवाल अपने मन में सोच लिए थे, लेकिन इनमें से एक का भी जवाब उसे नहीं पता था। दरअसल नकुल के फोन में शिखा का नंबर सेव नहीं था, जिस वजह से अमायरा इस नंबर को पहचान नहीं पाई थी कि ये शिखा का नंबर था। फिर अपने सवालों का जवाब पता करने के लिए अमायरा ने नकुल को उस नंबर पर फोन किया जो फोन और नंबर अमायरा ने उसे दिया था। फिर नकुल के फोन उठाते ही अमायरा ने कहा, नकुल, क्या तुमने हमारे बारे में किसी को बताया। नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेबी, क्या बात कर रही हो, हम दोनों साथ हैं, ये तो सबको ही पता चल गया ना आज। अमायरा ने अब नकुल की बात से चिढ़ते हुए कहा, ओ जस्ट शट अप, रात के 8 कब के बज चुके हैं, तो भूलो मत के अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड। अब चुपचाप बताओ, क्या तुमने किसी को बताया कि हम एक दिन के लिए ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे। अमायरा की बात सुनकर नकुल थोड़ा मायूस हो गया था, फिर उसने अमायरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कहां से बताऊंगा, फोन तो तुम्हारे पास है और मुझे नंबर थोड़ी याद है किसी का। और वैसे भी आज जो मैंने वारुष और युग्मा के साथ किया उसके बाद मेरी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। ये बात सुनकर अब अमायरा को तसल्ली हो गई थी कि नकुल ने किसी को नहीं बताया होगा। फिर अमायरा ने नकुल से कहा, ओके गुड, नाउ बाय। अमायरा फोन काटने ही वाली थी कि तभी नकुल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको रुको। अमायरा ने भी चिढ़ते हुए कहा, अब क्या हुआ। नकुल ने भी अब फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम मेरा फोन कब दोगी ये तो बताओ, या अभी भी तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बने रहने का इरादा है। अमायरा ने अब इरिटेट होते हुए कहा, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा फोन, लेकिन कल कॉलेज में। और याद रखना, गलती से भी वारुष या युगम से हमारे बीच की बातें शेयर मत करना, समझे। नाउ बाय। और ये कहकर बिना नकुल की बात सुने ही अमायरा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर खुद से ही कहा, ये मिस्टीरियस पसंद जो भी है उसका पता मैं सुबह लगाऊंगी। नाउ आई हैव टू टेक माई ब्यूटी स्लीप, वरना मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे एंड आई हेट इट। और फिर ये कहकर अमायरा ने अपने रूम की लाइट्स ऑफ की और सोने चली गई। अगली दिन की सुबह वारुष के घर पर वारुष सुबह की बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए रेडी हो रहा था और फिर रेडी होते हुए ही उसने खुद से ही कहा, आज फिर उन सपनों की वजह से मैं प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया। कोच विशाल तो आज बहुत गुस्सा करने वाले हैं। इस नकुल के बच्चे को भी पता नहीं क्या हो गया है, अगर इसका दिमाग ठीक होता तो ये ही मुझे सुबह उठा देता, पर इसका तो खुद का कुछ अता पता नहीं है। ये सब कहते हुए वारुष जल्दी में कभी अपने रूम में तो कभी वॉशरूम में जा रहा था, तो कभी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद के बाल ठीक कर रहा था। और जल्दी करने के चक्कर में वो और भी लेट हो रहा था। फिर वारुष ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, क्या एक बार नकुल को कॉल करके पूछूं कि वो प्रैक्टिस के लिए आ रहा है कि नहीं। लेकिन फिर कुछ देर बाद वारुष ने अपना मन बदलते हुए फिर से कहा, छोड़ो, रहने देता हूं, उससे कल से मेरे मैसेज का तो रिप्लाई नहीं हो रहा, अब मेरा कॉल क्या खाक उठाएगा। और ये कहकर वारुष बेड से अपना बैग उठाने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना बैग बेड से उठाया तो वो एकदम से चीख पड़ा। आखिर क्यों वारुष एकदम से चीख पड़ा, ऐसा क्या देख लिया था वारुष ने अपने बेड के पास। क्या अमायरा पता लगा पाएगी कि नकुल के फोन पर उसे मैसेज किसने किया था। अब आगे क्या करेगी, आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब। इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH74 मैं सपना नहीं हकीकत हूँ। अगले दिन की सुबह वारुष के घर पर वारुष अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए रेडी हो रहा था और वो अपने सपनों की वजह से कॉलेज जाने के लिए लेट भी हो गया था। अब जल्दी जल्दी में जैसे ही वारुष बेड के ऊपर रखे अपने बैग को उठाने के लिए झुका तो वो बेड के पास कुछ देखकर डर गया और एकदम से चीखते हुए बेड से हटकर पीछे हो गया और इस वजह से उसका बैग भी जमीन पर गिर गया था। फिर वारुष ने देखा कि बेड के पास किसी का सिर हिल रहा था, जिसे अचानक देखकर वारुष डर गया। वो सिर किसी और का नहीं बल्कि नकुल का था। अब वारुष को चिल्लाता देख नकुल बेड के पास से खड़ा हुआ और अपने दांत दिखाते हुए वारुष की तरफ आने लगा। वारुष ने भी नकुल की तरफ देखकर चौंकते हुए कहा, ये क्या, अब मुझे खुली आंखों से भी सपने आ रहे हैं क्या। इस बार मुस्कुराते हुए नकुल ने कहा, नहीं यार, मैं सपना नहीं हकीकत हूँ। वारुष ने भी अब चिढ़ते हुए कहा, तू अंदर कहाँ से आया। नकुल ने फालतू जवाब देते हुए कहा, दरवाजे से, और कहाँ से। अब वारुष की आवाज सुनकर यामिनी भी वारुष के रूम में आ गई और उन्होंने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ शोना, आप चिल्लाए क्यों। तभी नकुल ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं आंटी, मैंने बस एकदम से आकर इसे पीछे से हाथ मारा और इतने में ये डर गया। यामिनी नकुल की बात सुनकर वारुष की तरफ देखने लगी। फिर वारुष ने भी नकुल की हाँ में हाँ मिला दिया ताकि उसकी माँ बेकार में परेशान ना हो। फिर यामिनी ने वारुष से कहा, अच्छा शोना, मैंने आपका ब्रेकफास्ट बनाकर फ्रिज में रख दिया, आप प्रैक्टिस के बाद आकर खा लेना। वारुष ने हैरानी से यामिनी से पूछा, क्यों मम्मी, जब मैं आऊंगा तब आप नहीं होंगी क्या। यामिनी ने जवाब में कहा, हाँ शोना,
मुझे आज जल्दी प्रयोगशाला जाना है और आप ब्रेकफास्ट करके ही जाना, ठीक है। नकुल इस वक्त यामिनी और वारुष की ही बातें सुन रहा था और फिर यामिनी अपनी बात कहकर वहां से चली गई। यामिनी के जाने के बाद वारुष गुस्से से नकुल की तरफ देख रहा था और अब वारुष के मूड को बदलने के लिए नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रैक्टिस के लिए भी तो कुछ खा के जाया कर, वरना एनर्जी कहाँ से मिलेगी। नकुल की इस बात को इग्नोर मारते हुए वारुष ने अपना बैग उठाया और अपने रूम के बाहर निकल गया। नकुल भी वारुष के पीछे अपना बैग उठाकर चल दिया। तब तक यामिनी भी घर से तत्वा प्रयोगशाला के लिए निकल गई थी और अब वारुष ने भी घर से निकलने के बाद घर पर ताला लगाया और बाहर जाकर अपनी बाइक को स्टैंड से निकालने लगा। नकुल भी चुपचाप वारुष के पीछे पीछे उसकी बाइक के पास ही खड़ा हो गया और फिर वारुष के बाइक स्टॉप करने के बाद उसकी बाइक पर बैठने लगा। लेकिन तभी वारुष ने उसे रोकते हुए कहा, ओ कहाँ भाई। नकुल ने मासूम बनते हुए कहा, बाइक पर बैठ रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना क्या। वारुष ने भी अपनी एक बोहे को उठाते हुए कहा, अच्छा, याद आ गई तुझे प्रैक्टिस की, भूत उतर गया प्यार क्या। इस बात पर नकुल ने थोड़ा शर्मिंदगी दिखाते हुए कहा, यार मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहे हैं। ये कहकर नकुल झट से बाइक पर बैठ गया और उसने फिर कहा, तू मुझे रास्ते में सुना लियो, तुझे जितना सुनाना है, पर अभी के लिए चल मेरे भाई। इस बार वारुष ने नकुल को कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात पर उसे घूरने लगा और फिर वारुष ने फिर से बाइक स्टॉप की और वहां से निकल गया। क्योंकि अब वारुष को भी पता था कि अगर अभी उसने बहस की तो वो और भी ज्यादा लेट हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। वहीं दूसरी तरफ यामिनी तत्वा प्रयोगशाला के लिए निकल गई थी और आज वो सुबह सुबह ही अपने घर से निकल गई थी। बाहर इस वक्त अंधेरा था क्योंकि सूरज चढ़ने में अभी वक्त था। यामिनी ने आज योगा सूट नहीं पहना था, बल्कि उन्होंने ब्लैक कलर का कुर्ता पाजामा और वही कला झोला कंधे पर लिया हुआ था। यामिनी तत्वा प्रयोगशाला के लिए ज्यादातर घर से पैदल ही जाया करती थी और वो कभी कभार राजीव के साथ उनकी बाइक पर अभी जाया करती थी। इस वक्त बाहर ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि सभी लोग सो रहे थे और रास्ते में इस वक्त वही लोग घूम रहे तो जो या तो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे या तो वो टूरिस्ट थे जो अभी सफर करके ऋषिकेश पहुंचे थे। आज यामिनी ने रास्ते पर चलते वक्त अपने सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था और वो अपने कदम थोड़ा तेजी से ही चला रही थी। अब 2 कट के बाद तत्वा प्रयोगशाला बस आने ही वाला था, लेकिन तत्वा प्रयोगशाला के लिए तीसरे कट पर न मुड़कर यामिनी सीधे ही रोड की तरफ जाने लगी और सीधे सीधे जाते हुए ही यामिनी गंगा घाट के रास्ते की तरफ मुड़ गई। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज ग्राउंड में पूरे रास्ते वारुष ने नकुल से कोई बात नहीं की थी, वो बस चुपचाप बाइक चला रहा था, लेकिन नकुल पूरे रास्ते वारुष को मनाते हुए ही आया था। फिर कॉलेज पहुंचने के बाद वारुष बाइक को कॉलेज ग्राउंड की पार्किंग में पार्क करने लगे। तभी नकुल ने उससे कहा, यार कब तक तू ऐसे चुप रहेगा, मुझसे बात कर लेना यार। अच्छा चल गालियां ही दे दे मुझे, पर कुछ तो बोल। वारुष अभी भी नकुल की बातों को इग्नोर मारते हुए बस अपनी बाइक को पार्क करने में ही ध्यान दे रहा था। फिर अचानक वारुष की नजर कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी जो निगरानी करने की जगह चेयर पर बैठकर शॉल ओढ़े सो रहे थे और उनकी शॉल को देखकर वारुष को उस शख्स का ख्याल आने लगा जो कल रात को शॉल ओढ़े वारुष के घर पर झांक रहा था और वारुष के बुलाने पर वो वहां से भाग गया था। अब वारुष उन सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए ही इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी नकुल ने वारुष को हिलाते हुए कहा, यार तू सुन भी रहा है मेरी बात। वारुष ने भी अब अपने ख्यालों से बाहर आते हुए नकुल की तरफ देखा और फिर अपने बोहों को जुड़ते हुए कहा, क्या कल रात तू शॉल ओढ़कर मेरे घर के बाहर झांक रहा था? क्या नकुल ही कल वो शख्स था जो रात को शॉल ओढ़े वारुष के घर पर झांक रहा था? क्या वारुष नकुल को कर देगा माफ? क्यों यामिनी आज सुबह सुबह ही अपने घर से निकल गई थी? आखिर यामिनी तत्वा प्रयोगशाला ना जाकर कहां चली गई थी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH75 नकुल की आई शामत। सुबह का वक्त कॉलेज ग्राउंड में जैसे ही वारुष और नकुल कॉलेज पहुंच गए थे तो वारुष ने पार्किंग के ही तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड को चेयर पर बैठे और शॉल को ओढ़े देखा और उसे देखकर वारुष को उस शख्स का ख्याल आया जो कल रात शॉल ओढ़े उसके घर के बाहर झांक रहा था। फिर नकुल के पुकारने पर वारुष ने उसकी तरफ शक की निगाहों से देखा और फिर अपने बोहों को जुड़ते हुए उससे पूछा, क्या कल रात तू शॉल ओढ़कर मेरे घर के बाहर झांक रहा था? वारुष की बात पर नकुल ने कंफ्यूज होकर कहा, मैं नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अब वारुष ने भी सोचा कि भला नकुल क्यों झांकेगा उसके घर पर। फिर वारुष ने नकुल की बात पर कुछ नहीं कहा और दोनों कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाने लगे। दोनों कॉलेज ग्राउंड की तरफ जा ही रहे थे कि तभी दूर से ही नकुल ने कोच विशाल को देख लिया था। कोच विशाल ने ट्रैक सूट पहना था और वो अपने गले पर लटकाए विसल को बार बार बजाते हुए स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त बहुत ही गुस्से में थे। फिर ग्राउंड की तरफ जाते ही नकुल ने वारुष का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार कोच सर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कल शाम की प्रैक्टिस के वक्त कुछ हुआ था क्या? वारुष ने भी अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तू खुद ही जाकर पूछ लियो, वैसे वो कल तुझे बहुत याद कर रहे थे। वारुष की बात पर नकुल ने अपने थूक के घूंट अंदर लिया और डरते हुए वारुष के साथ चलने लगा। अब कोच विशाल की नजर भी वारुष और नकुल पर पड़ गई थी। उन्होंने अब अपनी मूंछ को अपनी उंगलियों से घुमाया और अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे करते हुए वारुष और नकुल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कोच विशाल को अपनी तरफ बढ़ता देख नकुल की तो हालत खराब होने लगी। फिर कोच विशाल ने उन दोनों की तरफ आते हुए एकदम से अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों आज भी लेट हो।
तुम दोनों इस गेम को लेकर सीरियस हो भी कि नहीं? तभी वारुष ने अपनी सफाई में कहा, कोच सर सॉरी, थोड़ा लेट हो गए। अब वारुष की बात सुनकर कोच विशाल ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। नाउ गो टू योर प्रैक्टिस। ये सुनकर वारुष और नकुल दोनों अपना अपना बैग उठाते हुए ग्राउंड की तरफ जाने लगे जहां बास्केटबॉल प्रैक्टिस हो रही थी। नकुल तो बहुत खुशी से ग्राउंड की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी कोच विशाल ने पीछे से आवाज लगाकर उन्हें रोकते हुए कहा, रुको। ये बात सुनते ही दोनों अपनी जगह पर रुक गए और दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। तभी कोच विशाल ने कहा, वारुष, तुम प्रैक्टिस के लिए जाओ और नकुल, तुम जरा मेरे पास आयो। ये कहते हुए कोच विशाल ग्राउंड में ही रखे चेक की तरफ जाने लगे। तभी नकुल ने मासूम चेहरा बनाते हुए वारुष से कहा, बचा ले यार, मेरी शामत आने वाली है। वारुष ने भी नकुल के कंधे पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। और ये कहकर वो प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड की तरफ चला गया। नकुल भी अब धीरे धीरे कोच विशाल जहां बैठे थे उस तरफ जाने लगा। तभी कोच विशाल से गुस्से से कहा, ये क्या रेंग रेंग कर आ रहे हो? जल्दी यहाँ आओ। कोच विशाल की गुस्से से भरी आवाज सुनकर नकुल अब भागते हुए उनके पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर कोच विशाल ने चेयर पर बैठे हुए ही अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर चढ़ाते हुए कहा, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? तुम ऐसे कैप्टेन बनोगे? नकुल अभी भी अपनी नजरें झुकाए घास की तरफ देख रहा था। ये देखकर फिर कोच विशाल ने अचानक से अपनी विसल बजा दी, जिसे सुनकर नकुल डरकर अपनी जगह से हिल गया और प्रैक्टिस कर रहे बाकी स्टूडेंट्स का भी ध्यान कोच विशाल की तरफ गया। तभी कोच विशाल ने बैठे हुए ही अपने दोनों हाथ फैलाते हुए स्टूडेंट्स से कहा, यहाँ क्या पिक्चर चल रही है? फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, वरना 1 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी घबराते हुए वापस प्रैक्टिस करने लगे। फिर कोच विशाल ने वापस नकुल की तरफ गुस्से में देखा। अब उनकी गुस्से से भरी आंखें देखकर नकुल ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, सॉरी कोच सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोच विशाल ने फिर से अपनी कड़क आवाज में कहा, क्या नहीं होगा? तुम्हें पता है ना कि तुम बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हो। अगर तुम ही इस तरह लेट आओगे या प्रैक्टिस के लिए आओगे ही नहीं तो बाकी टीम मेंबर पर क्या असर पड़ेगा? वारुष भी प्रैक्टिस करते हुए दूर से ही देख रहा था कि कोच विशाल गुस्से से कुछ बोल रहे थे और नकुल चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। तभी प्रैक्टिस कर रहे एक लड़के ने वारुष के पास आ कर कहा, लगता है आज हमारे टीम के कैप्टन की डांट सुनने की प्रैक्टिस चल रही है। और ये बोलकर उसने हंसते हुए वारुष के कंधे पर हाथ रखा और फिर दोनों वापस अपनी प्रैक्टिस करने लगे। अब नकुल ने भी सिर झुकाए अपनी सफाई में कहा, सॉरी कोच सर, आई नो आपको ये एग्जीक्यूज लगेगा बट मुझे घर में कुछ जरूरी काम था। बस इस वजह से कल शाम की प्रैक्टिस स्किप हो गई थी। तभी कुछ विशाल ने अपने चढ़ाई टांग को झटक कर जमीन पर रखते हुए कहा, आर यू सीरियस? ये एग्जीक्यूज नहीं है, क्या जरूरी काम था तुम्हें? और कल मेरे बुलाने पर तुम मेरे पास आए क्यों नहीं? नकुल ने कोच विशाल से झूठ कहा था कि उसे काम था और अब उसके पास कोच विशाल के सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो वो चुपचाप अपना मुंह लटकाए वहीं खड़ा था। अब नकुल से कुछ जवाब ना मिलने पर कोच विशाल ने कहा, अगर आशिकी करने पर ध्यान ना देकर प्रैक्टिस में पूरा ध्यान लगाओ तो शायद हम मैच जीत जाए। नाउ गेट आउट एंड फोकस ऑन द प्रैक्टिस। कोच विशाल की इतनी लंबी चौड़ी डांट सुनकर नकुल अपना सिर झुकाए ही वहां से जाने ही वाला था कि तभी कोच विशाल ने उसे आवाज लगाते हुए फिर से कहा, और सुनो, पनिशमेंट के तौर पर तुम आज 1 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे। ये सुनते ही नकुल ने मुंह बनाते हुए कहा, पर कोच सर। तभी अपना हाथ दिखाते हुए कोच विशाल ने नकुल की बात को काटा और इशारे से उसे जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ वारुष के घर पर यामिनी अपने घर से कुछ दूरी पर खड़े होकर अपने घर की तरफ ही देख रही थी। उन्होंने अभी भी अपने सिर पर वो दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और इस बार अपना चेहरा भी उससे ढका हुआ था। वो दीवार के पीछे से इस तरह घर की तरफ देख रही थी जैसे वो किसी से छुप रही हो। तभी घर से वारुष और युगम अपना बैग लेते हुए घर से बाहर निकले। फिर वारुष घर पर ताला लगा रहा था और तभी युगम ने उससे कहा, ये हीरो नकुल आज भी कॉलेज नहीं जा रहा कहा? तभी ताला लगाते हुए वारुष ने हंसते हुए कहा, वो तो कॉलेज में ही है। युगम ने हैरान होते हुए कहा, क्या? वारुष ताला लगाकर जैसे ही युगम को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ा तो उसे लगा कि उसने दूर कोई जाना पहचाना सा चेहरा देखा। वारुष को अपनी तरफ देखता देखकर तभी यामिनी दीवार के पीछे छिप गई। अब वारुष को इस तरह कुछ देखते हुए देखकर युगम ने भी पीछे मुड़कर देखा पर उसे कुछ नहीं दिखा। तभी युगम ने पूछा, क्या हुआ? वारुष ने उसी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने कुछ। और इतना कहकर वारुष अपनी बाइक की तरफ जाने लगा। युगम ने भी उसके पीछे आते हुए कहा, अरे हुआ क्या? अब वारुष और युगम को जाते देख यामिनी भी दीवार के पीछे से निकली और फिर घर की ओर आने लगी। फिर उन्होंने ताला खोलते हुए खुद से कहा, अच्छी बात है कि शोना ने मुझे नहीं देखा और वो जल्दी कॉलेज के लिए निकल गए। लेकिन तभी बाइक चलाते हुए ही वारुष ने अपनी बाइक के व्यू मिरर से यामिनी को ताला खोलते हुए देख लिया था। आखिर यामिनी इस तरह छुपकर अपने घर क्यों आ रही थी? क्या कोच विशाल देंगे नकुल को और भी पनिशमेंट? नकुल के साथ आगे और क्या होगा? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH76 ये शिखा को क्या हुआ? सुबह का वक्त, कॉलेज ग्राउंड में सब लोग अपनी प्रैक्टिस करके घर के लिए निकल रहे थे। वारुष भी घर निकालने से पहले शॉवर लेने के लिए जा रहा था।
और आज फिर से भीड़ होने की वजह से वारुष कॉलेज के अंदर वाले वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए जा रहा था। वारुष के साथ नकुल भी थोड़ी देर का ब्रेक लेकर उसके साथ चला गया। और फिर नकुल ने कॉलेज की तरफ जाते हुए और मुंह बनाते हुए कहा, रोज तो ये खड़ूस प्रैक्टिस के बीच में चले जाते हैं, आज पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। नकुल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कोच विशाल आज प्रैक्टिस के बाद भी कॉलेज ग्राउंड में ही थे, वरना वो सबकी प्रैक्टिस देखने के बाद और सबको इंस्ट्रक्शन देने के बाद कुछ देर बैठकर फिर वहां से चले जाते थे। तभी नकुल की बात पर वारुष ने हंसते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर को आज पनिशमेंट जो मिली है। इस बात पर नकुल ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मजाक मत कर यार। अब वारुष और नकुल लगभग वॉशरूम तक पहुंचने ही वाले थे तभी वारुष ने सीरियस होते हुए पूछा, तेरा अमायरा के साथ क्या सीन है? क्या तुम दोनों साथ हो? नकुल अभी इस बारे में कुछ बात बताना नहीं चाहता था, तभी उसने बात को घुमाने के लिए कहा, तू शॉवर ले लेना पहले, फिर हम बात करते हैं। नकुल की बात पर वारुष शॉवर लेने चला गया क्योंकि वो इस वक्त पसीने से तरबतर था। फिर नकुल वॉशरूम के वेटिंग एरिया के बेंच पर बैठकर कुछ सोचने लगा। और उसने खुद से ही कहा, अब मैं क्या करूं? वहां अमायरा ने मुझे इनसे बातें छुपाने को कहा है, वरना वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। और दूसरी तरफ मेरे बचपन के यार, जिनसे मैं कोई बात नहीं छुपाता। नकुल ये बात सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां शिखा आ गई और फिर दोनों की नजर आपस में मिली। फिर नकुल ने शिखा को देखकर एक स्माइल दी, लेकिन शिखा ने उसको देखकर मुंह बना लिया और वॉश बेसिन के पास जाकर अपना फेस वॉश करने लगी। तभी नकुल ने मजाक करते हुए कहा, ज्यादा मुंह मत धो वरना तेरे मेहनत से किया सारा मेकअप उतर जाएगा। तभी शिखा ने वॉश बेसिन के साइड में रखे टॉवल को निकालते हुए नकुल की तरफ फेंक के मारा, जो जाकर सीधा नकुल के मुंह पर लगा। तभी नकुल ने चौंकते हुए शिखा से कहा, अरे पागल हो गई है क्या? क्या हुआ तुझे? फिर वॉशरूम के अंदर से वारुष की आवाज आई जो इस वक्त शॉवर ले रहा था। वारुष ने कहा, वैसे तूने मेरे और युगम के एक भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया था? अब मैसेज वाली बात सुनकर शिखा थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि उसे उस मैसेज का ध्यान आने लगा जो गलती से उसने अमायरा की जगह नकुल को भेज दिया था। यहाँ नकुल ये सोच रहा था कि वो वारुष से क्या कहे, कि उसका फोन तो उसके पास था ही नहीं तो वो रिप्लाई कैसे करता। तभी शिखा ने भी मैसेज वाली बात से बचने के लिए नकुल से अपनी नजरें चुरा ली और उसे बिना देखे ही बाहर जाने लगी, लेकिन जल्दी जल्दी में शिखा का पैर वेटिंग एरिया के बेंच पर बैठ नकुल के पैर से अड़ गया। और फिर वो गिरने ही वाली थी कि तभी नकुल ने बैठे हुए ही अपना हाथ आगे करते हुए शिखा के पेट और कमर को पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन गिरने के डर से शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और झटके की वजह से शिखा के बालों में लगा क्लेक्चर भी गिर गया था, जिस वजह से उसके बाल खुल गए थे। शिखा ज्यादातर बालों की पोनी ही बनाकर रखती थी, लेकिन आज उसने अपने बालों पर क्लेक्चर लगाया था। शिखा अब नकुल की बाहों में थी और नकुल का ध्यान भी शिखा के बालों और चेहरे पर गया और फिर कुछ देर यूं ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शिखा तो नकुल की आंखों में खो सी ही गई थी, लेकिन तभी नकुल ने उससे कहा, अब उठ भीग जा मेरी माँ, ये मेरे हाथ हैं, तेरा कोई इजी चेयर नहीं जो अब तक ऐसे ही फैली हुई है। वैसे भी बहुत भारी है तू। प्रैक्टिस की वजह से नकुल थोड़ा थक गया था और उसके हाथों में भी दर्द हो रहा था, इसलिए नकुल ने मजाक करते हुए शिखा से ऐसा कहा था। नकुल की ये बात सुनकर शिखा को गुस्सा आ गया, फिर वो झट से नकुल की बाहों से अलग होते हुए खड़ी हो गई। और फिर शिखा के उठते ही नकुल अपने दोनों बाइसेप्स और आर्म्स को दबाने लगा जैसे उसने कोई भारी चीज उठाई हो, जिस वजह से उसे दर्द भी हो रहा हो। ये देखकर शिखा ने भी चिढ़ते हुए अपने पैर जमीन पर पटके और अपने दोनों हाथों से नकुल के गले को धीरे से दबा दिया। और अचानक शिखा को ऐसा करता देख नकुल भी चिल्लाने लगा। तभी वारुष भी शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया और उसे देखकर शिखा ने नकुल का गला छोड़ दिया और फिर उसने नकुल की तरफ देखा और उसे मुंह चिढ़ाते हुए वहां से चली गई। तभी वारुष ने हैरानी से शिखा को देखते हुए कहा, हाँ ये इसे क्या हुआ? नकुल भी अपना गला पकड़े हैरानी से शिखा को जाते हुए ही देख रहा था और फिर उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे क्या पता। तभी वारुष का ध्यान नकुल के हाथ पर गया, जिस पर नकुल ने वैसा ही रिस्ट बैंड पहना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ तत्वा आयोगशाला में वारुष से छुपते छुपाते घर आने के बाद यामिनी तत्वा आयोगशाला जाने के लिए रेडी होने लगी। इस बार उन्होंने अपना योगा सूट पहना था और योगा मैट भी अपने साथ लिया हुआ था। फिर रास्ते में जाते हुए ही यामिनी ने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए खुद से कहा, चलो आज राजीव का भी काम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मुझे उस रिस्ट बैंड की गुत्थी सुलझानी पड़ेगी। फिर कुछ दूर और चलते हुए यामिनी ने कहा, आज मैं शोना की नजरों में आते आते बची हूँ, मुझे आगे से उनसे मिलने से पहले सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कहते हुए यामिनी तत्वा आयोगशाला पहुंच गई थी। फिर आयोगशाला में घुसते ही यामिनी ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, राजीव आ गए क्या? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर यामिनी सीधे राजीव के ऑफिस रूम की तरफ चली गई। राजीव रावत के ऑफिस रूम में राजीव अपने ऑफिस रूम में फर्श पर योगा मैट बिछाए प्राणायाम कर रहे थे। तभी हर बार की तरह यामिनी बिना नॉक किए उनके ऑफिस रूम में घुस गई। ऑफिस रूम में घुसते ही यामिनी ने देखा कि राजीव टाइमर लगाकर प्राणायाम कर रहे थे, जिसका मतलब ये था कि टाइम कंप्लीट होने पर ही वो अपनी आंख खोलेंगे। लेकिन यामिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कहीं जल्दी में जाना था, इसलिए यामिनी कभी टाइमर की तरफ देखती तो कभी प्राणायाम कर रहे राजीव की तरफ। टाइमर में अभी भी कुछ मिनट्स बाकी थे, लेकिन तभी अपने सब्र को खोते हुए यामिनी ने एकदम से कहा, राजीव मुझे आपसे सुनहरी के बारे में कुछ बात करनी है। और ये बात सुनते ही राजीव प्राणायाम करते हुए ही रुक गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी।
तारांकन। आखिर यामिनी को सुनहरी के बारे में राजीव से क्या बात करनी थी? किनसे मिलने से पहले यामिनी को आगे से ध्यान देने की जरूरत थी? क्या नकुल ही था जो उस रात वारुष के घर झांक रहा था? क्यों शिखा कर रही थी नकुल के साथ ऐसा बिहेव? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH-77 क्या ये वही खड़ूस जल्लाद कोच सर है? सुबह का वक्त, कॉलेज ग्राउंड में शॉवर लेने के बाद वारुष अपने घर के लिए निकलने वाला था, तभी वारुष ने नकुल से कहा, चल मैं निकलता हूँ, तू खुद आ जाएगा ना? नकुल ने निराश होकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब आना क्या है? मैं यही रहूंगा थोड़ी देर के लिए, क्या घर जाऊं? तू जा, घर जाके आराम कर, मैं अपनी पनिशमेंट ले लेता हूँ। वारुष नकुल की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, फिर वारुष ने नकुल के हाथ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, ये रिस्ट बैंड तेरा है? नकुल ने भी बड़े ही कैजुअली कहा, मेरा नहीं है तो किसका है? मैंने पहना है तो मेरा ही हुआ ना। क्यों, तुझे चाहिए क्या? वारुष ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। चल मैं जाता हूँ, फिर कॉलेज में मिलते हैं, बाय। और ये कहकर वारुष वहां से निकल गया। अब वारुष के जाने के बाद नकुल वापस कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाकर अकेले ही बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। कोच विशाल भी ग्राउंड में ही उसी चेयर पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और बीच बीच में नकुल को प्रैक्टिस करते हुए देख भी रहे थे। नकुल भी प्रैक्टिस करते हुए तिरछी नजरों से कोच विशाल को देख रहे था। फिर नकुल ने प्रैक्टिस करते हुए ही खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, भला अकेले भी कोई बास्केटबॉल की प्रैक्टिस होती है, लेकिन इस खड़ूस को कौन समझाए? फिर नकुल ने फिर से निर्छी नजरों से कोच विशाल को देखा, जो अभी भी उसी को देख रहे थे और अपनी फ्लास्क बॉटल से कुछ पी रहे थे। तभी नकुल ने खुद से कहा, मुझे घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे अपने ब्रेकफास्ट में मुझे ही खाने वाले हैं। फिर नकुल ने दूर से ही कोच विशाल को अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए टॉयलेट जाना का इशारा किया। कोच विशाल ने भी घूरते हुए और अपने सिर को हिलाते हुए उसे जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही नकुल तेजी से वहां से भागकर कॉलेज की तरफ जाने लगा और जाते हुए खुद से ही कहा, चलो थोड़ी देर के लिए तो पीछा छूटा। कोच सिर के साथ तो ताजी हवा में भी घुटन महसूस हो रही थी। दरअसल नकुल को टॉयलेट नहीं जाना था, उसने सिर्फ कोच विशाल से बचने के लिए बहाना बनाया था। अब नकुल अपने दोनों हाथों को आपस मिलाते हुए कॉलेज में ही यहाँ वहां घूमकर टाइम पास कर रहा था, ताकि वो अपनी पनिशमेंट और कोच विशाल से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सके। फिर नकुल को कॉरिडोर की तरफ से जोर जोर से म्यूजिक की आवाज सुनाई दी और म्यूजिक की आवाज सुनकर नकुल उसी ओर जाने लगा। म्यूजिक की आवाज स्पोर्ट्स रूम से आ रही थी। फिर स्पोर्ट्स रूम के बाहर पहुंचकर नकुल उसी छोटे से दरवाजे के ऊपर से जिस पर ग्लास लगा था वहां से रूम के अंदर की तरफ झांक रहा था। अंदर 6-7 लड़कियां चीयर लीडर्स की ड्रेस पहने चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। सभी ने एक ही कलर की चीयर लीडर्स की ड्रेस पहनी थी और सभी बहुत अच्छा डांस भी कर रहे थे। उन सभी लड़कियों में से एक उनकी लीडर थी, जो उन सभी लड़कियों को डांस स्टेप्स दिखा रही थी और सिखा रही थी। सभी लड़कियों का चेहरा नकुल की दिशा से उल्टी ओर था, जिस वजह से नकुल को किसी भी लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। उन लड़कियों को चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस करता देखा नकुल भी एंजॉय कर रहा था। फिर उसने खुद से ही कहा, अरे वाह, अपने कॉलेज की लड़कियां तो अच्छा डांस कर लेती हैं, चलो इस पनिशमेंट का कोई तो फायदा हुआ। और ये कहकर नकुल उन लड़कियों की प्रैक्टिस देखने लगा, लेकिन बार बार उसका ध्यान उस लड़की पर जाता जिसके लंबे बाल थे और उसने पोनी की हुई थी। वही उनकी लीडर थी और उन सभी लड़कियों को डांस सिखा रही थी। फिर नकुल ने खुद से कहा, ये लड़की कौन है? काफी अच्छा डांस कर रही है, कहीं ये अमायरा तो नहीं? लेकिन इसके तो लंबे बाल है, पर ये इन सब की लीडर है और लीडर वाली क्वालिटी तो अमायरा में ही है। क्या पता चीयर लीडिंग के लिए अमायरा ने विग लगाई हो। यही सब कहते कहते नकुल को ध्यान आया कि उसे वापस कॉलेज ग्राउंड की तरफ प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, और फिर वो भागता हुआ कॉलेज ग्राउंड की तरफ वापस चला गया। ग्राउंड पहुंच के उसने देखा कि कोच विशाल गुस्से से बास्केटबॉल के ग्राउंड के पास खड़े थे और अपने इर्द गिर्द हाथ बंधे नकुल का वेट कर रहे थे। नकुल भी उन्हें देखकर नजरें चुराते हुए बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ आ गया। तभी कोच विशाल ने अपनी कड़क आवाज में कहा, क्या इतना टाइम लगता है टॉयलेट में? नकुल ने भी डांट से बचने के लिए कोच विशाल से झूठ बोलते हुए कहा, वो कोच सिर्फ जरूरी था जाना, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। और ये कहकर नकुल अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। ये देखकर कोच विशाल ने भी उसे नहीं डांटा, बस कहा, ठीक है, सब काम हो गया तो अब प्रैक्टिस करो। और फिर नकुल भी अपनी प्रैक्टिस में लग गया। अब प्रैक्टिस खत्म होने में कुछ ही टाइम बाकी था और कोच विशाल भी पहले से ग्राउंड से अपना सामान लेकर वहां से चले गए थे। नकुल की भी प्रैक्टिस और पनिशमेंट दोनों खत्म हो गई थी। फिर नकुल ने भी थकी हुई आवाज में अपना बैग उठाते हुए कहा, हो गया मेरा आज का, सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, अब बहुत भूख लग रही है। ये कोच सिर्फ तो कोच नहीं, जल्लाद है, खड़ूस जल्लाद। और ये कहकर नकुल ग्राउंड के चेंजिंग रूम में शॉवर लेने के लिए जाने लगा, पर जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उस शॉवर में पानी ही नहीं आ रहा था। फिर नकुल ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या और कुछ बुरा होना बाकी है क्या? ये कहकर नकुल कॉलेज के चेंजिंग रूम में शॉवर लेने के लिए जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा तो उसने वाटर कूलर के पास कोच विशाल को किसी लड़की के साथ बातें करते हुए देखा। कोच विशाल बहुत हंस हंस के बात कर रहे थे उस लड़की से। वो लड़की चीयर लीडर्स में से ही कोई एक थी। नकुल ने पहली बार कोच विशाल को इस तरह हंसकर बात करते हुए देखा था, वरना इस तरह बात तो वो किसी स्टूडेंट या किसी टीचर से भी नहीं करते थे।
इस तरह कोच विशाल को हंसता देखकर नकुल की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़की से बात करते वक्त कोच विशाल कभी उस लड़की के कंधे को सहला रहे थे तो कभी उसके गालों को छू रहे थे। दीवार के पीछे छुपे नकुल ने ये सब देखकर चौंकते हुए कहा, क्या ये वही खड़ूस जल्लाद कोच सिर है? मैं नहीं मानता। और फिर जो कोच विशाल ने किया उसे देखकर नकुल का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर ऐसा क्या किया था कोच विशाल ने जिस वजह से नकुल हैरान रह गया? किस लड़की से हंस हंस के बात कर रहे थे कोच विशाल? क्या नकुल का ही रिस्ट बैंड वारुष को अपने घर के पास गिरा हुआ मिला था? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH78 क्या ये रिस्ट बैंड सुनहरी का है? सुबह का वक्त देवभूमि यूनिवर्सिटी में अपनी पनिशमेंट प्रैक्टिस के बाद नकुल शॉवर लेने के लिए स्पोर्ट्स रूम के सामने वाले चेंजिंग रूम में शॉवर लेने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी नकुल का ध्यान वाटर कूलर की तरफ गया जहां नकुल ने कोच विशाल को किसी लड़की से बात करते हुए देखा। कोच विशाल उस लड़की से जिसने चीयर लीडर्स की ड्रेस पहनी हुई थी उससे बहुत हंस के बात कर रहे थे। फिर अचानक से कोच विशाल ने मुस्कुराते हुए उस लड़की को अपने गले से लगा लिया और ये देखते ही नकुल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं रहा। फिर उसने खुद से ही कहा, ये कोच सिर तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले। मुझे तो लगता था इस कॉलेज का सबसे बड़ा फ्लर्ट मैं हूं, लेकिन कोच सिर तो मुझसे भी आगे निकले। स्टूडेंट्स के साथ ही फ्लर्ट करने लगे। तभी नकुल का ध्यान उस लड़की के बालों पर गया। उस लड़की ने वही क्लेक्चर लगाया हुआ तो जो शिखा ने अपने बालों पर लगाया था। नकुल कोच विशाल और उस लड़की को छुपकर बड़े ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा जो फोन अमायरा ने उसे दिया था। फोन रिंग पर होने की वजह से कोच विशाल और उस लड़की का ध्यान दीवार की तरफ गया, लेकिन नकुल पहले ही बचते हुए वहां से भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ तत्वा आयोगशाला में राजीव अपने ऑफिस रूम में बैठकर और टाइमर लगाकर प्राणायाम कर रहे थे। तभी यामिनी बिना नॉक किए ही उनके ऑफिस रूम के अंदर घुस गई। टाइमर को एंड होने में अभी वक्त था, लेकिन यामिनी को राजीव से बात करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए बिना समय गवाए यामिनी ने राजीव से कहा, राजीव मुझे आपसे सुनहरी के बारे में कुछ बात करनी है। ये बात सुनते ही राजीव ने अपनी आंखें खोल ली और फिर अपनी जगह पर बैठे हुए ही धीरे से कहा, क्या हुआ यामिनी? क्या बात करनी है? यामिनी ने तभी अपने बैग से उस रिस्ट बैंड को दिखाते हुए राजीव से कहा, ये देखिए, ये रिस्ट बैंड कल वारुष को हमारे घर के बाहर मिला था। राजीव यामिनी की बात समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाहती है। तभी राजीव योगा मैट से उठकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गए और फिर उन्होंने यामिनी से कहा, यामिनी, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो। यामिनी ने भी अपनी बात को समझाते हुए कहा, कल रात को कोई छुपकर मेरे घर पर झांक रहा था और तब मैं और वारुष घर पर नहीं थे। लेकिन वारुष ने उसे देख लिया था और वो जो भी था वो वारुष को देखकर वहां से भाग गया और तभी वारुष को ये रिस्ट बैंड वहां पड़ा मिला। फिर राजीव ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन यामिनी तुम तो सुनहरी की बात करने आई थी ना, फिर ये कौन था जो तुम्हारे घर झांक रहा था और क्यों? यामिनी ने रिस्ट बैंड को टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ मैं सुनहरी के बारे में ही यहाँ बात करने आई थी, क्योंकि मुझे सुनहरी पर शक है। और मुझे लगता है कि सुनहरी ही कल रात मेरे घर पर झांक रही थी, और क्यों? ये तो मुझे भी जानना है। राजीव ने पहले उस रिस्ट बैंड को देखा और फिर यामिनी को देखते हुए कहा, क्या ये रिस्ट बैंड सुनहरी का है? यामिनी ने कहा, मुझे लगता है ये सुनहरी का है। फिर राजीव ने सीरियस होते हुए कहा, है और लगता है में फर्क होता है यामिनी। राजीव ने इतना कहा ही था कि तभी उनके ऑफिस रूम में किसी ने नॉक किया और राजीव के कम इन कहने पर तत्वा आयोगशाला की रिसेप्शनिस्ट अंदर आई और उसने मुस्कुराते हुए राजीव से कहा, गुड मॉर्निंग सर। वो आपसे मिलने सुनहरी के हस्बैंड संजीव आए हैं। राजीव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेज दो। अपना सिर हाँ में हिलाते हुए रिसेप्शनिस्ट वहां से चली गई। फिर राजीव ने यामिनी से कहा, यामिनी इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं पहले संजीव से बात कर लूं। राजीव की बात सुनकर यामिनी बिना कुछ बोले ही चेयर से खड़ी हुई और ऑफिस रूम से बाहर चली गई। तभी सुनहरी के हस्बैंड संजीव ऑफिस रूम के अंदर आए। फिर राजीव ने उन्हें बैठने के लिए कहा। चेयर पर बैठते वक्त संजीव का ध्यान टेबल पर रखे उस रिस्ट बैंड पर गया। राजीव भी संजीव के ही एक्सप्रेशंस देख रहे थे। तभी ऑफिस रूम में फिर से बिना नॉक किए यामिनी आई और टेबल से रिस्ट बैंड उठाते हुए उन्होंने कहा, मैं अपना रिस्ट बैंड भूल गई थी। रिस्ट बैंड उठाते वक्त यामिनी संजीव को घूर रही थी और संजीव भी यामिनी की तरफ कंफ्यूज होकर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में कॉलेज टाइम हो गया था और नकुल स्पोर्ट्स आउटफिट पहने ही पार्किंग में बैठकर वारुष और युगम का वेट कर रहा था। फिर वेट करते हुए ही नकुल ने खुद से कहा, कितनी देर लगाएं ये दोनों कॉलेज आने में? एक तो मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, वरना कॉल करके पूछ लेता इनसे। ये अमायरा भी पता नहीं कब मेरा फोन मुझे वापस देगी। अब भूख की वजह से नकुल के पेट में से आवाज आने लगी। फिर नकुल ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, एक तो वैसे ही मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से ये कैंटीन भी अभी तक नहीं खुली। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, काश वारुष या युगम दोनों में से कोई मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए। तभी नकुल को वारुष की बाइक आते हुए दिखी। फिर नकुल खुशी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और उन दोनों के पास जाने लगा। वारुष तो नकुल को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बाइक से उतर रहा था, लेकिन युगम नकुल की तरफ गुस्से से देखते हुए बाइक से उतर रहा था। फिर नकुल ने दोनों की तरफ आते हुए कहा, यार कितनी देर कर दी तुम दोनों ने कॉलेज आने में?
अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम दोनों में से कोई कुछ खाने के लिए लाया कि नहीं। नकुल की बात सुनकर वारुष अपने बैग से पैक किया हुआ ब्रेकफास्ट निकाल ही रहा था कि तभी युगम ने नकुल से कहा, हाँ लाया हूं ना तेरे लिए कुछ खाने के लिए। नकुल खुशी से युगम की तरफ देखने लगा कि आखिर वो क्या लाया था उसके लिए खाने को। लेकिन तभी युगम ने नकुल के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। आखिर क्यों युगम ने नकुल के मुंह पर पंच मारा? क्या यामिनी का शक सही है? क्या सुनहरी ही उस रात वारुष के घर पर झांक रही थी? क्या वो रिस्ट बैंड सुनहरी का ही था? आखिर क्यों संजीव राजीव से मिलने आए थे? कोच विशाल किस लड़की से गले मिल रहे थे? क्या वो लड़की शिखा थी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH79 आपको वृंदा के अंडर ट्रेनिंग लेनी होगी। तत्वा आयोगशाला में राजीव अपने ऑफिस रूम में यामिनी से बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि उनसे मिलने के लिए सुनहरी के हस्बैंड संजीव आए हैं। फिर राजीव ने यामिनी से थोड़ी देर बाद बात करने को कहा और फिर संजीव को अपने ऑफिस रूम के अंदर बुला लिया। फिर यामिनी के जाते ही संजीव ने राजीव से कहा, कहिए सर जी आपने मुझे कैसे याद किया? राजीव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन पहले आप ये बताइए कि सुनहरी अब कैसे है? उसका फ्रैक्चर कैसा है अब? कुछ सुधार आया? संजीव ने भी थोड़ा गंभीर होकर कहा, बस ठीक है सर जी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में तो अभी टाइम लगेगा। बाकी आपकी मेहरबानी है। राजीव ने हंसते हुए कहा, इसमें मेरी क्या मेहरबानी है? फिर संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सुनहरी को तत्वा आयोगशाला से निकाला नहीं, ये मेहरबानी से कम है क्या? अब राजीव ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, दरअसल संजीव मुझे आपसे आपकी योगा ट्रेनिंग के बारे में बात करनी थी। राजीव ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि यामिनी ने राजीव से सुनहरी के हस्बैंड यानी संजीव को किसी को और ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग लेने के लिए उनसे कहा था। अब राजीव की बात पर संजीव ने थोड़ा कंफ्यूज होकर लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, योगा ट्रेनिंग? अरे ट्रेनिंग तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है, यामिनी मैडम बहुत अच्छा सिखा रही है योगा। फिर राजीव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, देखिए संजीव, आपको भी पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ क्या हुआ था और आपके यामिनी के पास योगा सीखने की वजह से सुनहरी बहुत नाखुश हुई थी। संजीव अपनी बोने जोड़े बहुत ही ध्यान से राजीव की बात सुन रहा था। फिर राजीव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आज से आप योगा ट्रेनर वृंदा के अंडर अपनी ट्रेनिंग ले। ये बात सुनते ही संजीव का मुंह बन गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, भला ये क्या बात कर रहे हैं सर जी आप? मैं वृंदा मैडम से क्यों सीखूं, जबकि मैं पहले से यामिनी मैडम से योगा की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तभी बात को समझाते हुए राजीव ने कहा, क्योंकि वृंदा इस वक्त आपकी बीवी की जगह लेकर स्टूडेंट्स को योगा की ट्रेनिंग दे रही है। अगर सुनहरी ठीक होती तो मैं आपको उसके अंडर योगा ट्रेनिंग लेने के लिए कहता, लेकिन अभी उसे ठीक होने में टाइम लगेगा तो तब तक आप वृंदा के अंडर ट्रेनिंग लीजिए। इस बात पर संजीव ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं सर जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन ये बात आपकी मैं नहीं मान सकता। आखिर मैंने पूरे महीने के पैसे दिए हैं ट्रेनिंग के लिए और फॉर्म में योगा ट्रेनर के सामने यामिनी मैडम का नाम लिखा था, तो मैं यामिनी मैडम से ही योगा सीखूंगा। राजीव भी अब इस सोच में पड़ गए कि वो संजीव को कैसे समझाए। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में अचानक युगम का पंच खाकर नकुल जमीन पर गिर गया था और ये देखकर वारुष चौंकते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगा। कॉलेज के स्टूडेंट्स जो पार्किंग में ही थे वो भी चौंकते हुए उन दोनों को देखने लगे और फिर नकुल को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर हंसने लगे। पंच मारकर युगम गुस्से से ही नकुल को देख रहा था और नकुल एक हाथ अपने जबड़े पर लगाए हैरानी से युगम को ही देख रहा था। फिर वारुष ने युगम को हल्का सा धक्का मारते हुए कहा, ये क्या कर रहा है युगम? और ये कहकर वो नकुल की तरफ उसे उठाने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी युगम ने अपना हाथ नकुल की तरफ बढ़ाते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, भर गया पेट। युगम के इस ताने को सुनकर पहले तो नकुल ने अपना जबड़ा पकड़े ही उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर युगम के बढ़ाए हाथ को पकड़ते हुए वो जमीन से उठ गया। फिर वारुष ने भी जल्दी से अपने बैग से नाश्ते का रोल निकालकर नकुल को देते हुए कहा, ठीक है नातू, चल ये ले रोल खा ले। नकुल को बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए उसने जल्दी से वारुष के हाथ से वो रोल ले लिया और खाने लगा। फिर वो तीनों कॉलेज के अंदर जाने लगे और फिर युगम ने नकुल से कहा, अब खुद से बताएगा भी या हमारे पूछने का वेट कर रहा है? नकुल युगम की तरफ देखते हुए लगातार रोल की बड़ी बड़ी बाइट लेकर किसी भूखे की तरह खा रहा था। फिर वारुष ने युगम से कहा, ये खुद से नहीं बताने वाला, हमें ही इससे पूछना पड़ेगा, वो भी बार बार। मैंने सुबह भी इससे पूछा था लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया। नकुल खाते हुए ही अपने मन में ये सोच रहा था कि वो अब क्या करे। फिर उसने अपने मन में सोचते हुए ही कहा, ये दोनों तो पीछे ही पड़ गए हैं, अब मैं क्या करूं? अपने मन में ये बात सोचते हुए ही नकुल को एक आइडिया आया और फिर उसने बात को पलटने के लिए उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों को पता है आज मैंने क्या देखा? आज मैंने कोच सर को किसी। नकुल ने इतना कहा ही था कि तभी निधि कॉरिडोर में इन तीनों को एक साथ देखकर मुस्कुराते हुए एकदम से उनके पास आई और अचानक निधि को अपनी ओर आते देख नकुल ने अपनी दोनों कोहनियों से अपना चेहरा छुपा लिया। निधि ने पहले उन तीनों की तरफ आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन बाद में नकुल को अपना चेहरा छुपाते देख निधि ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, नकुल क्या हुआ? तुम मुझे देखकर अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो?
वारुष और युगम भी इस बात को जानना चाहते थे। तभी अपने चेहरे से कोहनी हटाते हुए नकुल ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगा सभी की तरह तुम भी मुझे मारने के लिए यहाँ आई हो। इस बात को सुनकर निधि हंसने लगी और फिर उसने कहा, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी? वैसे किसने मारा तुम्हें? नकुल ने भी अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, पहले कोच सर की पनिशमेंट, फिर शिखा ने मारा और फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मारा। बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर युगम और निधि शर्माते हुए एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। बातें करते करते सभी अपने क्लासरूम के बाहर पहुंच गए थे। तभी शिखा भी वहां आ गई। फिर उसने सभी को हेलो कहा और नकुल को देखकर मुंह बनाने लगी और फिर निधि के साथ क्लासरूम के अंदर चली गई। अब वारुष, नकुल और युगम भी क्लासरूम के अंदर जा ही रहे थे कि तभी नकुल का फोन बजने लगा और फिर नकुल ने वारुष और युगम तरफ घबराते हुए देखा। फिर क्लासरूम के अंदर ना जाकर वो वहां से बाहर भाग गया। आखिर क्यों फोन बजते ही नकुल घबराते हुए क्लास से बाहर भाग गया? क्या वारुष और युगम जान पाएंगे नकुल से सारी बात? क्या नकुल आखिर कब तक नकुल अपने दोस्तों से छुपा कर रखेगा एक दिन के बॉयफ्रेंड वाली बात को? क्या राजीव वृंदा के अंदर योगा ट्रेनिंग करने के लिए मना पाएंगे संजीव को? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CHAT फोन की वापसी। तत्वा आयोगशाला में अपने ऑफिस रूम में राजीव सुनहरी के हस्बैंड को ये समझा रहे थे कि वो अब से वृंदा के अंडर अपनी योगा ट्रेनिंग ले और ऐसा करने के लिए उन्हें यामिनी ने कहा था। लेकिन संजीव राजीव की बात मान ही नहीं रहे थे और राजीव को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो संजीव को कैसे समझाए। तभी राजीव ने एक तरकीब सोची और फिर उन्होंने संजीव से कहा, देखिए संजीव, मुझे नहीं लगता कि सुनहरी को भी आपका यामिनी के पास योगा की ट्रेनिंग लेना ठीक लगेगा। इसको लेकर पहले ही आप दोनों के बीच टेंशन हुई थी। तभी संजीव ने बिना कुछ सोचे कहा, सुनहरी को कोई दिक्कत नहीं है मेरा यामिनी मैडम से योगा ट्रेनिंग लेने से, बल्कि उसी ने ही तो। इतनी बात कहकर संजीव चुप हो गए और हैरान परेशान होकर यहाँ वहां देखने लगे। राजीव ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। फिर राजीव कुछ कहने ही वाले थे कि तभी संजीव ने चेयर से उठते हुए कहा, माफ कीजिए राजीव सिर जी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। और जैसे ही मेरा योगा ट्रेनिंग का ये महीना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। और ये कहकर संजीव अपनी चेयर से उठकर ऑफिस रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगे। राजीव भी अपनी चेयर पर हाथ धरे बैठे हुए थे। तभी संजीव ने दरवाजे की तरफ पहुंचकर और मुड़ते हुए राजीव से कहा, और हाँ, वो रिस्ट बैंड यामिनी मैडम का नहीं है। ये कहकर संजीव ऑफिस रूम से बाहर चले गए और राजीव दरवाजे की तरफ देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में वारुष, युगम, निधि और शिखा लेक्चर लेने के लिए क्लासरूम में चले गए थे। लेकिन नकुल किसी का कॉल आने की वजह से इन सभी के सामने से बिना कुछ कहे बाहर भाग गया था। फिर नकुल को भागता देखकर युगम ने वारुष से कहा, इसे क्या हुआ? वारुष ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है शायद प्रोफेसर पेमिला से डर के भाग गया। यहाँ दूसरी तरफ नकुल भागते हुए क्लासरूम से दूर कॉरिडोर की तरफ आया और फिर उसने अमायरा के दिए फोन को चेक किया कि उसे किसकी कॉल आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसे अमायरा ही कॉल कर रही थी। फिर उसने अमायरा को कॉल बैक किया और अमायरा ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, नकुल कहाँ हो तुम? और मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? भागने की वजह से नकुल इस वक्त हाफ रहा था, लेकिन उसका फ्लर्टिंग करना जारी था। फिर उसने फ्लर्ट करते हुए अमायरा से कहा, इतना मिस कर रही हो मुझे? मैंने कॉल नहीं उठाया तो तुम बेचैन होने लगी। सामने से इरिटेट होकर अमायरा ने कहा, शट अप नकुल, ये बताओ तुम हो कहाँ? नकुल ने फिर फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम्हारे दिल में और कहाँ? अमायरा ने अब गुस्से से कहा, तुम्हें अपना फोन चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो अभी मुझसे स्पोर्ट्स रूम के वाटर कूलर के पास मिलो। और फिर बिना नकुल की बात सुने ही अमायरा ने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। अमायरा की ये बात सुनते ही नकुल सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचते हुए खुद से ही कहा, क्या सुबह मैंने कोच सिर के साथ अमायरा को ही देखा था? और ये कहते हुए नकुल वाटर कूलर के पास जाने लगा। वहां वाटर कूलर के पास अमायरा पहले से ही नकुल का वेट कर रही थी। अमायरा हमेशा कॉलेज में सबसे स्टाइलिश बनकर आती थी, जैसे उसे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं बल्कि मॉडलिंग के लिए किसी रैंप पर जाना हो। नकुल तो दूर से ही अमायरा को देखकर खुश हो गया और उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए उसके पास आ गया। तभी अमायरा ने बिना कुछ कहे नकुल के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। नकुल ने भी शर्माते हुए अपना हाथ अमायरा के हाथ में दे दिया। तभी अमायरा ने नकुल का हाथ झटक कर कहा, आर यू मैड? तुम्हारा हाथ नहीं मांगा मैंने, मुझे फोन दो मेरा। ये सुनकर नकुल मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर देने ही वाला था कि तभी नकुल ने उस फोन को वापस अपनी तरफ करते हुए अमायरा से कहा, तुम कुछ भूल रही हो शायद। अमायरा ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए नकुल से कहा, और क्या भूल रही हूं मैं? नकुल ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें मुझे मेरा फोन देना चाहिए? फिर अमायरा ने चिढ़ते हुए अपने पर्स से नकुल का फोन निकालकर उसे दे दिया और फिर वो नकुल से अपना फोन मांगने लगी। नकुल ने भी मुस्कुराते हुए अमायरा को उसका फोन दिया और फिर दोबारा उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, वैसे तुमने मुझे यहाँ वाटर कूलर के पास ही क्यों मिलने के लिए बुलाया? आखिर तुम्हारा क्या इरादा है? अमायरा ने अब चिढ़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम थोड़ा अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें एक ही दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनाया था तो तुम अब मेरे सिर पर मत चढ़ो। फिर अमायरा ने नकुल के कपड़ों को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, और तुम क्या हर वक्त ये स्पोर्ट्स आउटफिट पहने ही घूमते रहते हो? और कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास?
और ये कहकर अमायरा मुंह बनाते हुए और बिना नकुल की बात सुने वहां से चली गई। नकुल मुस्कुराते हुए ही अमायरा को जाते हुए देख रहा था और फिर उसने खुद से कहा, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और ये कहकर फिर नकुल वाटर कूलर से पानी पीने लगा और फिर अपना फोन चेक करते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगा। फिर अपना फोन चेक करते हुए नकुल ने खुद से ही कहा, बाप रे, इतने सारे कॉल्स और मैसेज, और अमायरा ने मेरे बहुत से मैसेज पढ़ भी लिए। ये तो ठीक बात नहीं है। फिर नकुल ने शिखा के मैसेज को देखते हुए कहा, ये किसका नंबर है? और ये मुझे अमायरा समझकर क्यों मैसेज कर रहा था? कहीं अमायरा मेरे फोन से ही दूसरों से चैटिंग तो नहीं कर रही थी? नकुल ये सब बोलते हुए ही कॉरिडोर से अपनी क्लास की तरफ जा ही रहा था कि तभी किसी ने नकुल के कंधे पर अपना हाथ रखा। और नकुल ने जैसे ही पलटकर उसे देखा तो वो घबराते हुए चौंक गया। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में लेक्चर स्टार्ट हो गया था, लेकिन नकुल अभी तक क्लासरूम में नहीं आया था। और इस वजह से वारुष और युगम का ध्यान बार बार क्लासरूम के दरवाजे की तरफ जा रहा था। तभी युगम ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ये नकुल कहाँ रह गया? अब तक क्लास में आया क्यों नहीं? वारुष ने भी दरवाजे की तरफ देखते हुए जवाब में कहा, पता नहीं, कहीं ये कल की तरह फिर से तो कोई नया ड्रामा नहीं करने वाला। और ये कहकर वारुष और युगम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर नकुल के कंधे पर किसने हाथ रखा था जिससे वो घबरा गया? क्या नकुल जान पाएगा शिखा के नंबर को? आखिर राजीव को क्या कहते कहते संजीव रुक गए थे? क्या संजीव उस रिस्ट बैंड के बारे में कुछ जानते हैं? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए तिलिस्मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी तिलिस्मी दुनिया। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।